क्लियर कट टू द पॉइंट बात बताऊं। सबसे पहले आता है हमारे पास इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। किस वजह से बनाया गया था? 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद जरूरत महसूस हुई कि एक एक्ट होना चाहिए, तो एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया गया जिसके अंदर प्रोटेक्शन और इंप्रूवमेंट प्रोवाइड की जाएगी इन्वायरमेंट को, प्रिवेंट, कंट्रोल एंड अबेट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। और जब इसको बनाया गया था तो इसका जो टारगेट था वो इन्वायरमेंट में फैल रहे पोल्यूशन को कंट्रोल करना था। अब इसके अंदर में ये सेक्शंस हैं, वैसे मैंने आपको मेन कोर्स में ये नहीं पढ़ाया था, लेकिन यहां पर मैं लेके आया हूं ये सेक्शंस। अब ये सारे सेक्शंस याद मत करना, ठीक है जी, ये सारे सेक्शंस याद मत करना, बस बेसिक तरीके से थोड़ा सा दिमाग में रखने की कोशिश कर लेना, थोड़ा सा दिमाग में रखने की कोशिश कर लेना। जैसे सेक्शन 3 है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की। 6 है पावर टू मेक रूल्स। 3 में पावर है एनवायरमेंट को इंप्रूव करने की। 3 गुनी 6 है जिसमें रूल बना सकते हो। 7 के अंदर प्रोहिबिशन डिस्चार्ज पोल्यूटेंट टू एक्सेस प्राइस, मतलब 7 लिमिट है, मतलब 7 लिमिट है, उससे बाहर नहीं जा सकते। देन 8 है हैंडलिंग ऑफ हजार्ड्स वेस्ट सब्सटेंस, मतलब 8 आपके घर में 8 चीजें हैं जो हजार्ड्स हैं। 7 है वो लिमिट है, उससे क्रॉस नहीं कर सकते। 9 है, 9 का मतलब नया प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट। 9 का मतलब न्यू प्रोजेक्ट। सेक्शन 10 किसके साथ है? साइट्स और साइट। 10 मतलब 10 साइट की इंस्पेक्शन करने की बात कर रहे हो। 11 पावर टू टेक सैंपल, कितना सैंपल लिया? 11 सैंपल लिया, 15 लोगों को पेनल्टी लगेगी। पूरे का पूरा याद करवा दिया आपको, पूरे का पूरा आप लोगों को क्या करवा दिया? याद करवा दिया। देखो वीडियो सही चल रही है, आप एक बार बंद करके चला लो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। और अगर इन्फोर्समेंट की बात करें तो 16-17 है। सेक्शन 16 किसके साथ डील करता है? जो कंपनीज के ऑफेंस होते हैं, और 17 किसके साथ डील करता है? अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा क्या किया जाता है? ऑफेंस किया जाता है। ठीक है, सो एस्टैब्लिश मैकेनिज्म फॉर रिपोर्टिंग, रिस्पॉन्डिंग टू एंड मिटिगेट एनवायरमेंटल हजार्ड। सो इसके अंदर एक मैकेनिज्म, मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिस सिस्टम के तहत कि ये जो जितने भी इसकी रिपोर्टिंग, रिस्पॉन्डिंग है ना, एनवायरमेंट में जितने भी मैटर्स हो रहे हैं, उन सारे मैटर्स को डील करने के बारे में बात की गई। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, सेंट्रल गवर्नमेंट इंपावर्ड टू एस्टैब्लिश अथॉरिटीज टू ओवरसी एंड एनफोर्स द प्रोविजन ऑफ। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को देखने के लिए अथॉरिटीज बना सकती है। जो अथॉरिटीज हैं इसकी प्रोविजंस बनाएंगी। देन क्रिएशन ऑफ रूल, गाइडलाइंस एंड नोटिफिकेशन टू इंश्योर कंप्लायंस विद इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड। और जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कंप्लायंस है, ठीक है, जैसे लिमिट है कितना पोल्यूशन आप निकाल सकते हो बाहर, है ना, या जो भी है, वो सारी पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसकी पावर है। अब कुछ और चीजें हैं, जैसे पब्लिक को अवेयर करना इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के प्रति, जैसे ये स्वच्छ भारत अभियान आता है, या बाकी और इस तरीके के मिशन चलाए जाते हैं जिससे इन्वायरमेंट को बताया जा सकता है। लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रोसिक्यूटिंग एंटिटीज वायलेटिंग इन्वायरमेंट रेगुलेशन, मतलब आपके पास ये पावर है, आम जनता के पास ये पावर है कि अगर आपको लगता है कि कोई कंपनी, कोई पर्सन है वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है, तो आप उसकी शिकायत किसके पास कर सकते हो? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, या फिर एपीलेट बॉडी है जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की, उसके पास कर सकते हो एज एक्ट सप्लीमेंट एक्जिस्टिंग इन्वायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशन। और उसके साथ साथ आपको पता है कि भारत के अंदर सिर्फ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, वाटर से रिलेटेड भी एक्ट है, एयर से रिलेटेड एक्ट भी है, हजार्ड से रिलेटेड एक्ट भी है, तो उन्हीं को क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट करने का ये काम करता है। फोकस एरिया, जो सबसे मेन फोकस एरिया है वो इसका पोल्यूशन पे, प्रिवेंटिंग ऑफ पोल्यूशन, कि पोल्यूशन से बचाना, क्योंकि एनवायरमेंट में जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो किससे हो रहा है बेटा? पोल्यूशन से होता है। कंजर्वेशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को कंजर्व करना और उसको इंप्रूव करना। एंड पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्निंग एनवायरमेंटल हजार्ड। और इस चीज पे ध्यान देना कि जो हम एक्टिविटी करते हैं उससे कि पब्लिक की हेल्थ को या सेफ्टी कंसर्न को क्या हो सकता है, किसी तरीके का अगर नुकसान हो सकता है तो उस नुकसान से क्या किया जाए? बचाया जाए। ठीक है, तो ये आप लोगों का पहला टॉपिक है जो कि था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन फॉर वेरियस एनवायरमेंटल इश्यूज, तो बहुत लगभग सारे एनवायरमेंटल इश्यूज हैं वो इसके द्वारा क्या किए जाते हैं? एड्रेस किए जाते हैं। और फैसिलिटेट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंट एग्रीमेंट। अब इंटरनेशनल एनवायरमेंट एग्रीमेंट कैसे? जैसे अलग अलग तरीके की इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस होती हैं, ठीक है, रियो समिट हुआ, अर्थ समिट जिसको बोल देते हैं, पेरिस एग्रीमेंट होता है, किगाली एग्रीमेंट होता है, तो ये टाइम टू टाइम होते रहते हैं जिसके अंदर भारत भी हिस्सा बनता है। तो अब वहां पर जो रूल बनते हैं ना उसको भारत के अंदर भी फॉलो करना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे पेरिस समिट के अंदर अगर बना हुआ है कि भाई एनडीसी है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, कि आप इतना ही कंट्रीब्यूट कर सकते हो, मतलब 5 साल का आपका टारगेट है, तो वो सारी चीजों को अप्लाई करवाना, उन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करवाने की जिम्मेवारी किसको दी गई है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को दी गई। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को दी गई है। ठीक है, हाँ, इसकी एक और क्लास होगी, उसके बाद आपका एनईपी ही पढ़ाना है, टेंशन मत लीजिए, एग्जाम से पहले सब कर लेंगे, घबराइए मत। ठीक है जी, तो ये वो पहला टॉपिक है जिसमें से एक बार सवाल आपको पूछा जा सकता है। तो इसमें से बाकी सब चीजें तो सिंपल है, ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा वैसे तो मैंने आपको याद करवा दिया। सेक्शन 3 है वो सेंटर के पास पावर है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की। 6 में पे वो रूल बना सकते हैं। 7 है, 7 लिमिट है किसकी? एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाने की। 8 तरीके की खराब चीजें आपके घर में पड़ी हुई है। 9 का मतलब न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बात है। 10 साइट की इंस्पेक्शन हो रही है, 11 सैंपल लिए हैं और 15 में पेनल्टी लगी हुई है। 16 के अंदर जो ऑफेंस किया जा रहा है कंपनीज के द्वारा और 17 में जो ऑफेंस किया जा रहा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा। अब इस चीज को सोचो, इस चीज को ऐसे समझो कि अगर सपोज करो, मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको एग्जाम में आ जाए व्हाट इज द सेक्शन 60 ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। अब ये क्या है? ये एक बहुत छोटा सा सवाल है और आपने इसको याद किया था या बेसिक आइडिया था आपके, या 16-17 में अलग दिए हुए थे। 16 कंपनी से रिलेटेड था, 17 गवर्नमेंट, तो 2 नंबर फ्री की। समझ लो ना, कई बार क्या होता है, कई बार छोटी सी एक लाइन से सवाल बन जाता है। तो एनटीए का पेपर, नेट का पेपर ऐसा ही है, आए ना पूरे चैप्टर से ना आए, और आ जाए तो एक पर्टिकुलर लाइन से आ जाए। तो इस वजह से आप ये समझ लीजिए कि आपने मेन कोर्स में जितना पढ़ा है उसको साइड पे कर दीजिए, रिवीजन में जितना पढ़ाया जा रहा है उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एनवायरमेंट यूनिट छोड़ दी होगी, मैं आपको नहीं कह रहा पढ़ो, मैंने बोला कि आपको पढ़ो, लेकिन एटलीस्ट जितना मैं एनवायरमेंट को रिवीजन में पढ़ाऊंगा ना वो खा जाओ। 10 यूनिट 10 क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते ना, 12 2 तो कर सकते हो, और उसमें जितना पढ़ा रहा हूं उसको खा जाओ। ट्रस्ट में 5 से 3 सवाल आपके बन जाएंगे, क्योंकि इस यूनिट के बारे में हमेशा ये आप लोगों को मालूम है कि भैया ये ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जिनका मेजर एनवायरमेंटल साइंस होता है उनको नहीं आते वो सवाल।
ठीक है जी, इस वजह से। तो ये आप लोगों का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है। इसके बाद आता है हमारा NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। एक टॉपिक यहां से भी आ जाता है, एक टॉपिक यहां से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। अब 2008 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। उस टाइम पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। सो एड्रेस क्लाइमेट चेंज एंड एनहांस इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, नाम ही पता चला, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है। क्लाइमेट चेंज क्या है? एक बहुत बड़ा इशू है। इसको एड्रेस करने के लिए और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के लिए NAPCC को लॉन्च किया गया। प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट व्हाइल एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, कि एनवायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी पे काम किया जाएगा, एनवायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी पे काम किया जाएगा, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से ये जो चीजें आ रही हैं मतलब एनवायरमेंट में, उसको किस तरीके से मिटिगेट किया जाएगा और किस तरीके से उसकी एडेप्टेशन की जाएगी। ठीक है जी। तो इसको लॉन्च कब किया गया था बेटा? जून 2008 में बाय प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज। एक काउंसिल बनाई गई थी, कौन सी? प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज, PMCCC। ये है NAPCC, क्या बोलते हैं इसको? NAPCC है, तो एक काउंसिल बनाई गई थी PMCCC, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? देखो नाम से पता है, अचीव अ सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट पाथ एंड इंटीग्रेट क्लाइमेट एक्शन विद नेशनल डेवलपमेंटल गोल। तो इसके अंदर ना इंडिया के अंदर, भारत के जो हमारा देश है, हमारे देश के कुछ टारगेट बना दिए गए जिसके साथ इंटरनेशनल टारगेट को पूरा किया जा सके। अब इसके अंदर टोटल 8 मिशन है और उसको सहवाग HC से, ठीक है, SEHWAG HC, तो इससे जैसे सोलर हुआ या फिर वाटर हुआ, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है जी। इसको क्या करना पड़ेगा? आपको याद करना पड़ेगा। और इसमें से भी बहुत बेसिक सवाल पूछा जाता है। मैं तो ये कहूंगा कि आपको सारा ना एनवायरमेंट इस बार स्टैटिक ही आ जाए और आपके 5 के 5 क्वेश्चन सही हो जाए एनवायरमेंट के, आपके सारे के सारे क्वेश्चन ही क्या हो जाए? सही हो जाए एनवायरमेंट के। तो इसके अंदर 8 मिशन है। पहला मिशन है नेशनल सोलर मिशन। अभी देखो पेड वाले बच्चों को भी मैंने बोल दिया था, लेकिन उसके साथ साथ जो बच्चे किसी कोर्स में एनरोल नहीं है, एक काम जरूर से करना बेटा आप लोगों ने, जो रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स है ना, वो अच्छे से पढ़ के जाइए। अगर किसी बच्चे ने लिखे हुए हैं तो वो मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे भेज देना, मैं शेयर कर दूंगा सबके लिए। लेकिन उससे एक सवाल आता है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, उसमें भारत का कौन सा रैंक है, इंस्टॉल कैपेसिटी में भारत में कितनी कैपेसिटी है, विंड एनर्जी, समझ रहे हो ना? तो ये सारा स्टैटिक पोर्शन है। अब इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, रट्टा नहीं मारना, लेकिन उसका एक चार्ट बनाइए, उसका एक चार्ट बनाइए जिससे आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। एक आध क्वेश्चन आ गया तो फ्री में मिल जाएगा। ठीक है। सो इसका टारगेट जो 2022 में था वो 100 गीगावाट था, और आई थिंक 2025 तक 400 गीगावाट या कुछ 250 गीगावाट हुआ है। ये पुराना है, तो ये वाला एक देख लेना। एम टू मेक सोलर एनर्जी कॉम्पिटिटिव विद फॉसिल फ्यूल, जिसके अंदर हमारा एक टारगेट जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, वो इसके अंदर कवर किया गया। तो ये टारगेट किया गया था कि जो 100 गीगावाट है, मतलब 100 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी है, वो भारत के अंदर 2022 तक है, अभी तो क्रॉस हो चुका है। उसके बाद 2030 के टारगेट बने हुए हैं और बाकी भी कुछ टारगेट्स हैं। तो उसके बाद आता है एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, 10,000 मेगावाट, 10,000 मेगावाट लिखा हुआ सकता है या 10 गीगावाट आ सकता है बाय 2020। एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी अक्रॉस वेरियस सेक्टर, हर सेक्टर के अंदर जो एनर्जी है उसको क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी है एनर्जी की, उसको एनहांस करना है। ठीक है, एनर्जी को वेस्ट नहीं करना, एनर्जी को सही तरीके से यूज करना है। एनर्जी को क्या करना है बेटा? सही तरीके से यूज करना है। नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, इंप्लीमेंटिंग मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म टू इंप्रूव एनर्जी एफिशिएंसी। और एनर्जी एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए ना मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म, मतलब जो मार्केट के अंदर जैसे ट्रेडेबल, आजकल आपको पता है वो तो कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट समझते हो ना? कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या है? जहां पर आप जैसे सिक्योरिटीज को खरीदते बेचते हो ना, एसेट्स को खरीदते बेचते हो, उसी तरीके से कार्बन को खरीदा और बेचा जाता है। क्या खरीदा जाता है? कार्बन को खरीदा और बेचा जाता है। वही मार्केट मैकेनिज्म इसके अंदर यूज हो रहा है। देन आ जाता है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। ये तो बहुत सिंपल है, फोकस ऑन अर्बन प्लानिंग, वेस्ट मैनेजमेंट एंड एनर्जी एफिशिएंसी, प्रमोट सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस। अब इसके अंदर क्या है? सस्टेनेबल हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब जिस जगह पर आप रहते हैं, हैबिटेट का मतलब क्या होगा? जो आपके रहने की जगह है, तो उसको किस तरीके से, उसके लिए अर्बन हो या रूरल एरिया, प्रॉपर प्लानिंग करना। वेस्ट मैनेजमेंट है, जैसे सीवेज हुआ या बाकी वेस्ट मैनेजमेंट का डंपिंग पॉइंट्स बने हुए हैं उसकी, और एनर्जी एफिशिएंसी और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, जो सस्टेनेबिलिटी वाले टारगेट्स हैं उसको भी अचीव किया जाए। सस्टेनेबल का मतलब है कि जिससे हम आज के मतलब आज को भी बचाएंगे और आने वाले कल को भी बचाएंगे, आज को भी बचाएंगे और आने वाले कल को भी बचाएंगे। उसके बाद आता है वाटर मिशन। अब ये ना सीधा सवाल पूछा गया था, ये 20% पुराना टारगेट है। इन सभी के नए टारगेट एक बार जरूर से चेक करके जाइएगा, क्योंकि आई थिंक ये वाला जो टारगेट है वो चेंज हुआ है। ठीक है, फिर भी मतलब इन सभी को एक बार थोड़ा सा इस वाले टॉपिक को जरूर से एक बार देख लीजिएगा। 20% टारगेट था वाटर एफिशिएंसी को एनहांस करने का 2017 में। इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की बात की गई और साथ में इंप्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी एंड प्रमोट वाटर कंजर्वेशन। जैसे बहुत सारी जगह होती है ना, वहां पे इस तरीके के सिस्टम होते हैं जहां पर बारिश के पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है और बाद में उस पानी को किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए या घरों में इस्तेमाल करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, वो वाला ये 5 मिलियन से आई थिंक बढ़ गया है, 10 मिलियन कर दिया गया है, 10 मिलियन हेक्टेयर है, उसको इंक्रीज करना। ठीक है, फॉरेस्ट ट्री कवर एरिया कितना है? 100 मिलियन हेक्टेयर होगा, सॉरी 10 मिलियन हेक्टेयर हो गया है अंडर ग्रीन इंडिया मिशन। जाना जाता है सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम। अब ये तो सिंपल है, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द हिमालय इकोसिस्टम, एड्रेस द चैलेंज पोस्टेड बाय क्लाइमेट चेंज इन द हिमालय रीजन। आपको पता है कि हिमालय रीजन के अंदर क्लाइमेट चेंज से कितना बुरा असर हो रहा है। सेम एनहांस कार्बन सीक्वेंशिएशन डाइवर्सिफिकेशन एंड इकोसिस्टम। देन आ जाता है ये वाला सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, डेवलप क्लीनिंग रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मतलब जहां पर कॉस्मेटिक्स का कम से कम इस्तेमाल हो, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की। और देन आ जाता है स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट साइंस एंड डेवलप नॉलेज सिस्टम टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस। ठीक है, तो इसके अंदर ना जो इसके अंदर थोड़ा बहुत स्टैटिक पोर्शन है, वहां से सवाल पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। जो थोड़ा बहुत स्टैटिक पोर्शन है ना, जैसे ये नेशनल ग्रीन मिशन का, सोलर मिशन का, इनके टारगेट्स है वो जरूर से रिसेंट वाले जाते हैं।
अब इसके लिए इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी तो ये तो बहुत सिंपल है, जैसे पॉलिसी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट क्लाइमेट एक्शन इनटू एक्जिस्टिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, कि भैया जो भारत के अंदर ऑलरेडी प्रोग्राम्स बने हुए हैं उसके अंदर पॉलिसी इंटीग्रेशन ये क्लाइमेट चेंज वाला किया जाए, टेक्नोलॉजी नई नई टेक्नोलॉजी को बनाया जाए जिससे कि हम एनवायरमेंट को बचा सके, कैपेसिटी बिल्डिंग, एनहांस द कैपेसिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए ताकि वो अपने लेवल पे और इंस्टीट्यूशन के लेवल पे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। एंड पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इनकरेज कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंड सिविल सोसाइटी। तो जो पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है उनका कोलैबोरेशन, ताकि मतलब समझ रहे हो ना, एनवायरमेंट हमारा सबका है, एनवायरमेंट हमारा सबका है, इसको खराब भी सब कर रहे हैं और बचाने की जिम्मेवारी सबको ही लेनी पड़ेगी। क्लियर है? उसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन। अब पहले मैं वो कन्वेंशन लेके आया हूं जो आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है। अगर आप ध्यान से देखते हो ना, आपके सिलेबस के अंदर 5-6 कन्वेंशन मेंशन है और मैंने जो नोट किया है ना उसमें से एक सवाल आ जाता है। ठीक है, वैसे तो हम बाकी भी पढ़ेंगे लेकिन मैं पहले वो वाले पढ़ाऊंगा जो जैसे मॉनिटरी प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, रियो समिट, जो सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, पहले वो वाले पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में आप लोगों को मैंने और भी ऐड किए हुए हैं, अगर टाइम बचा तो पढ़ा दूंगा, नहीं तो आप उसको अपनी तरफ से पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं अभी डिटेल में वो पढ़ाऊंगा, मतलब पूरा टॉपिक कवर होगा। जैसे मॉनिटरी प्रोटोकॉल के सारे पॉइंट्स होंगे, क्योटो प्रोटोकॉल के सारे होंगे, पेरिस समिट के सारे होंगे ना, ताकि अगर सिलेबस में मेंशन है तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है सवाल पूछे जाने की। देखो, सबसे पहला है मॉनिटरी प्रोटोकॉल। मॉनिटरी प्रोटोकॉल क्या, व्हाट इज द मॉनिटरी प्रोटोकॉल? मोनोट्रियल प्रोटोकॉल है, ये आया था, वैसे साइन किया गया था। देखो 16 सितंबर कौन सा डे होता है? ओजोन डे होता है, लेकिन एनफोर्स में कब हुआ था? 2 साल के बाद, 1 जनवरी 1989 में। ओजोन लेयर में फेजिंग आउट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओडीएस। तो मोनोट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर ना ओडीएस की बात की गई। मोनोट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर ओडीएस को रिमूव करने की बात की। अब ओडीएस क्या होते हैं सर? ओडीएस का मतलब होता है वो सब्सटेंस जो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। सर ये वो सब्सटेंस हैं जो हमारे एनवायरमेंट को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। सो ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस, सो दीज आर द ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस। साइन कब किया गया था? ओजोन डे, जिस दिन ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इंप्लीमेंट कब किया गया था? 2 साल के बाद किया गया था। तो देखो की ऑब्जेक्टिव्स क्या है? रिड्यूस एंड इवेंचुअली एलिमिनेट द यूज ऑफ ओडीएस। तो ओडीएस है, उसको बोला कि पहले तो थोड़ा कम करेंगे और इवेंचुअली इन द एंड उनको रिमूव कर दिया जाएगा। सपोर्ट ग्लोबल कोऑपरेशन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। और इंटरनेशनल लेवल पे क्या करना है हमें? इंटरनेशनल लेवल पे क्या करनी है? हमें सपोर्ट लेनी है, हमें कोलैबोरेशन करना है। ठीक है, उसके लिए की ऑब्जेक्टिव्स यही हैं 2। पहले तो ओडीएस को रिमूव करना और कोलैबोरेटिव तरीके से काम करना। अब ये ना वर्ल्ड की फर्स्ट इंटरनेशनल, देखो ये ऐसे पॉइंट पूछते हैं, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी टू अचीव यूनिवर्सल रैटिफिकेशन बाय ऑल यूएन मेंबर स्टेट्स। मतलब ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ट्रीटी हुई है। क्यों? क्योंकि इसको ना यूएन के जितने भी, आई थिंक 195 कंट्रीज तब तो कम थे, सभी कंट्रीज ने इसको रेटिफाई किया था। रेटिफाई करने का मतलब है कि एक्नॉलेज कर देना कि हम इसके रूल्स को फॉलो करेंगे, कि हम इसके रूल्स को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। सो फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी टू अचीव यूनिवर्सल रैटिफिकेशन बाय ऑल यूएन मेंबर स्टेट्स। तो सारे यूएन मेंबर स्टेट्स क्या जो मतलब इसको साइन किया सभी ने। दूसरा, सक्सेसफुली रिड्यूस द ग्लोबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओडीएस। और 98% तक ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस को इसने एनवायरमेंट से क्या कर दिया था? रिमूव कर दिया था। ठीक, एक सेकंड, ओके जी। की प्रोविजन, अब इसके अंदर क्या क्या प्रोविजन है? पहला, कंट्रोल, एस्टैब्लिश लीगली बाइंडिंग रिडक्शन टारगेट फॉर ओडीएस। तो ये लीगली बाइंडिंग थी। लीगली क्या की थी? बाइंडिंग थी कि भैया आपको लीगली इसको क्या करना है? इंप्लीमेंट करना। अगर आपने इसको रेटिफाई कर दिया, साइन कर दिया, तो वो आपकी लीगली बाइंडिंग है। सेट स्पेसिफिक डेडलाइंस फॉर फेज आउट ऑफ वेरियस ओडीएस अमेंडमेंट्स, अलाउ फॉर अपडेट्स टू द लिस्ट कंट्रोल्ड सब्सटेंस एंड एडजस्टमेंट फॉर द फेज आउट शेड्यूल। अब इसके अंदर क्या किया गया कि कंट्रोल मेजर्स की लीगली जो बाइंडिंग किया गया है, उसके साथ साथ दूसरा टाइम टेबल कि भैया कौन कौन से समय के दौरान, कितने समय के दौरान ये इसको रिमूव किया जाएगा। और देन आ जाता है अमेंडमेंट एडजस्टमेंट। और अगर जरूरत महसूस होती है तो बाद में हम इसको क्या कर सकते हैं? मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसकी अमेंडमेंट्स हैं। सबसे पहली अमेंडमेंट हुई 90 में, एडेड मोर सब्सटेंस टू द कंट्रोल लिस्ट। 1 साल के बाद होती है और ओडीएस को क्या किया जाता है? लिस्ट में ऐड किया जाता है। नेक्स्ट, देन हुई कोपेनहेगन अमेंडमेंट, एक्सीलरेटेड द फेज आउट शेड्यूल। फेज आउट शेड्यूल को क्या किया गया? एक्सीलरेट किया गया, थोड़ा सा इंक्रीज किया गया। देन मॉनिटरियल प्रोटोकॉल, ये तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इंक्लूड फर्दर एडजस्टमेंट एंड कंट्रोल्स। तो मॉनिटरियल के अंदर देन आ जाता है बीजिंग अमेंडमेंट्स, एडेड क्या होता है? ब्रोमोक्लोरोमीथेन टू द कंट्रोल लिस्ट। एंड किगाली अमेंडमेंट ये रिसेंटली हुई थी, फेज डाउन हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स व्हिच आर ग्रीन हाउस गैसेस बट नॉट ओडीएस, जिसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स नॉट हाइड्रोक्लोरो, HFC को फेज आउट करने की बात की गई, जो असल में ग्रीन हाउस गैस है लेकिन दे आर नॉट द ओडीएस। तो ये एक बार थोड़ा सा याद रखो। जैसे लंदन में हुई, मतलब ईयर पूछा जा सकता है, लंदन हुए, कोपेनहेगन वाली 92 में हुई, मॉनिट्रियल आपको पता है, किगाली आपको पता है, बीजिंग वाली है जिसके अंदर ब्रोमोक्लोरोमीथेन है, उसको ऐड किया गया कंट्रोल लिस्ट के अंदर, कोपेनहेगन के अंदर फेज आउट किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है ये आपको अमेंडमेंट दे दे और आपसे पूछो कि इसको सीक्वेंस में लगा दो। फेज डाउन का मतलब खत्म करना, फेज डाउन का मतलब खत्म करना। अब इसके लिए एक मल्टीलेटरल फंड बनाया गया था और इसका ना ये देख लेना, शायद ये 92 में बना था, अगर किसी को याद है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं यहां पे मेंशन कर दूंगा। मल्टीलेटरल फंड एस्टैब्लिश टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज मीटिंग देयर ऑब्लिगेशन अंडर द प्रोटोकॉल। ठीक है, एक फंड बनाया गया जिस फंड से पैसा दिया जाएगा। 91 था या 92 था या 90 था, मुझे भी याद नहीं है। मतलब वो देश जो भी डेवलप नहीं हुए हैं उनको फंड दिया जाएगा ताकि वो अपने टारगेट को क्या कर सके? अचीव कर सके। ओके, 91 है इसकी 1991। दूसरा देन आ जाता है टीप का मतलब टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक असेसमेंट पैनल, प्रोवाइड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। उसके साथ साथ एक टीप बनाया गया, मतलब एक ऐसा पैनल बनाया गया जो टेक्निकल और इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था, किसके लिए? फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है।
अचीवमेंट। देखो इसकी अचीवमेंट सबसे पहले तो वही है कि भैया इसने जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन थे और हेलोन्स थे ये बहुत बड़ी मात्रा में एनवायरमेंट से क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, बहुत बड़ी मात्रा में रिमूव कर दिए। और ओजोन लेयर इज ऑन अ रिकवरी पाथ एक्सपेक्टेड टू रिटर्न बाय द मिडिल ऑफ 21st सेंचुरी। ये माना जा रहा है कि अगर इसी स्पीड से ओजोन है जो रिकवर हो रही है, अगर वो रिकवर होती रही तो मिड ऑफ द 21st सेंचुरी मतलब 2150 के आसपास ये उसी लेवल पे आ जाएगी जिस लेवल पे ये 1980 में थी, उसी लेवल पे आ जाएगी जिस लेवल पे ये 1980 में थी। ठीक है, जो इसका लेवल 98 मतलब होल का जो सुराख का जो साइज था जो 1980 में था वही 2150 तक है वो वापस आ जाएगा। तो ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल थी और इस वजह से भी क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग भी थी। प्रिवेंटेड मिलियन ऑफ स्किन केयर और जो कैटरेक्ट्स बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, ठीक है, उससे मतलब उसको क्या किया गया, खत्म किया गया। क्योंकि अगर वो रहते हैं एनवायरमेंट में तो फिर कितने लोगों को स्किन कैंसर वगैरह हो जाता है ना, इस तरीके की चीजें। डेमोस्ट्रेटेड द इफेक्टिवनेस ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन इन एड्रेसिंग एनवायरमेंटल इश्यूज। और क्योंकि यूएन की सारी कंट्रीज ने इसको रेटिफाई किया था तो एक मिसाल कायम कर दी, एक एग्जांपल तैयार कर दी कि यार ये एक ऐसी मतलब कन्वेंशन आई है जिसको सब लोग एग्री किए हैं, तो मतलब इसकी सबको जरूरत है। इसकी क्या है, इसकी सबको जरूरत है। इसकी क्या है बेटा, इसकी सबको जरूरत है, मतलब सबको जरूरत है। एनवायरमेंट सबका है, सब खराब भी कर रहे हैं तो सब इसको सही करने में लगेंगे। इसी वजह से ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल कन्वेंशन है। ठीक है, दिस इज द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल कन्वेंशन। ठीक है, क्लियर, आई होप समझ आ गया। ऑनगोइंग एफर्ट्स है अभी भी इसकी मॉनिटरिंग और एनफोर्समेंट कंप्लायंस चल रहे हैं, सपोर्टिंग द ट्रांजिशन टू अल्टरनेटिव सब्सटेंस और टेक्नोलॉजी। मतलब आज भी इस चीज पे काम किया जा रहा है, आज भी इस चीज पे फोकस किया जा रहा है कि क्या और किया जा सकता है जिससे एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन हो सकती है, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। Indirectly contributed to climate change mitigating by reduce the high global warming potential, HFC अंडर किगाली अमेंडमेंट। तो ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है वो किसके अंदर आए थे, किगाली अमेंडमेंट के अंदर। और अभी इसको रिसेंटली 2019 में रेटिफाई किया गया था, यहां पर था ये वाला फेज डाउन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इस HFC को याद रखना है, किगाली के अंदर HFC। ठीक है, देन इसके बाद आती है रियो समिट। रियो से हर बार एक सवाल आता है, रियो समिट को अर्थ समिट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये यूएनसीडी है, मतलब जो पहली हुई थी ना इसको बोला गया यूएनसीडी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। डेट और लोकेशन है जो इसको, ये हुई थी कहां पर, 3 जून से लेकर 14 जून तक 1992 में, और हुई कहां पर थी, रियो डी जेनेरो, जो किसकी है, ब्राजील की राजधानी है। रियो में हुई थी, इस वजह से इसको रियो समिट का नाम दिया गया। रियो में हुई थी इस वजह से इसको रियो समिट का नाम भी दिया गया। क्लियर? अब ये मेन पर्पस देखो ना, ये डिटेल है, इसके अंदर ना बहुत सारी चीजें हैं वो निकल के आई थी जो सारी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। एड्रेस ग्लोबल एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज। तो यहां पर ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इश्यूज की बात की। याद रखिए सस्टेनेबिलिटी की एग्जांपल है जो ऑफिशियल तौर पे कहां पर दी गई थी, ब्रूडलैंड कमीशन में दी गई थी, जो 98 से लेकर 1987 तक 1983 से लेकर 1987 तक मतलब 4 साल की उन्होंने रिपोर्ट दी थी, जिस रिपोर्ट का नाम क्या था, आर कॉमन फ्यूचर। तो उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी के बारे में पहली बार ऑफिशियल तौर पे बोला गया। और फिर उसी सस्टेनेबिलिटी के कांसेप्ट को पकड़ के, उसी सस्टेनेबिलिटी के कांसेप्ट को पकड़ के रियो समिट के अंदर उसको ऑफिशियली इंप्लीमेंट करने के लिए बात की गई। लिखा हुआ है ना, ग्लोबल एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज। तो इसी के बाद तो फिर आगे 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आते हैं ना। तो यहां पर पहली बार इसके प्रति क्या किया गया, एक्शन लिया गया। दूसरा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहला तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इश्यूज को एड्रेस किया जाए, और दूसरा उन इश्यूज को हैंडल करने के लिए, उन इश्यूज को कंट्रोल करने के लिए सारे देशों को मिलकर आने की जरूरत है। उसको हैंडल करने के लिए सारे देशों को मिलकर आने की क्या है, जरूरत है, ऐसा बोला। ठीक है, अब इसके कुछ आउटकम निकल के आए, जिसमें सबसे पहला आउटकम क्या था, एजेंडा 21। एजेंडा 21, अब एजेंडा 21 इसी वजह से था क्योंकि 21वीं सेंचुरी शुरुआत होने वाली थी, तो इस वजह से कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बहुत डिटेल्ड प्लान था जिसके बहुत सारे पॉइंट्स थे। दूसरा, फोकस ऑन सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल डायमेंशंस एंड प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर नेशंस टू डेवलप देयर ओन सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा था, एजेंडा 21, जिसके अंदर हर देश को अपने तरफ से अपने लेवल पे सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड कुछ टारगेट्स को अचीव करने के लिए कुछ चीजों पे फोकस करने के बारे में बात की। राइट, उसके बाद आता है रियो डिक्लेरेशन। रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, जिसके अंदर 27 प्रिंसिपल को फिक्स किया गया, राइट्स और रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ स्टेट्स एंड एम्फसाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। ठीक है, तो एजेंडा के अंदर क्या किया गया, एजेंडा दिया गया, सारे देशों को बोला गया कि आपको अपने अपने लेवल पे काम करने की जरूरत है। दूसरा, रियो डिक्लेरेशन के अंदर फिर 27 प्रिंसिपल दिए गए। क्या किए गए, 27 प्रिंसिपल दिए गए, जिसके अंदर ये रिस्पांसिबिलिटी मतलब जो स्टेट्स का मतलब यहां पर देश है, जिन देशों ने इसको रेटिफाई किया है, उनकी क्या क्या जिम्मेवारियां बनती हैं, उसके बारे में बात की गई। देन आता है फॉरेस्ट प्रिंसिपल। ये नॉन लीगली बाइंडिंग अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट ऑन मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, इनकरेज सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो ये नॉन लीगली बाइंडिंग था, आई थिंक ये दोनों लीगली बाइंडिंग थे, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, इसमें से एक आई थिंक लीगली, कुछ लीगली बाइंडिंग है और कुछ नहीं है। फॉरेस्ट प्रिंसिपल लीगली बाइंडिंग नहीं है। इसके अंदर क्या बात की गई है, किस तरीके से फॉरेस्ट को, जो जंगल है उनको बचाया जाए, उनकी प्रोटेक्शन की जाए, उनको किस तरीके से बचाया जाए, उनकी किस तरीके से प्रोटेक्शन की जाए। देन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे वर्ल्ड में एक ही कन्वेंशन हुई है, इंटरनेशनल ट्रीटी एम्ड एट कंजर्विंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यूजिंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज सस्टेनेबली एंड शेयरिंग द बेनिफिट्स फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज फेयर। तो जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज किया जा सकता है जिससे कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व किया जाएगा, ये भी इसके अंदर आया था। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो आया था यूएनएफसीसी, फ्रेमवर्क ऑन यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। किसके बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में। सीबीडी, यूएनसीडी, लीगली बाइंडिंग, यूएनएफसीसी नहीं।
सर हर यूनिट के एक दो दो टॉपिक छोड़ो। देखो यार, अभी तो आप ऐसा समझ लो, अभी तो जो हो गया वो सोना है और जो नहीं हुआ वो कचरा है, सिंपल सी बात। अभी ना यहां पर मैं ना पंचायत का एक डायलॉग आप लोगों को जरूर से बोलूंगा। जो लोग इस टाइम पे पढ़ी हुई चीजों को छोड़ के उन चीजों पे फोकस कर रहे हैं जो उन्होंने नहीं पढ़ी। पंचायत के अंदर ना जो प्रहलाद का कैरेक्टर है ना, वो एक डायलॉग बोलता है कि सोना देके ईंट पत्थर नहीं लिया जाता है ना, कुछ ऐसा डायलॉग है। तो वही चीज, अब जो 90% तुमने पढ़ा हुआ है ना वो सोना है, और जो 10% तुमने छोड़ा हुआ है ना वो ईंट पत्थर है। तो डिसीजन तुमने लेना है कि वो 90% छोड़ के 10% पे फोकस करना है या 90% पे फोकस करना है। देखो ये चीज है ना, बच्चों को पेपर के बाद समझ आती है। मैं पहले दिन से बच्चों को बोलता हूं कि भाई मेरे पे भरोसा रखो, मेरा एक्सपीरियंस है, इंडिया का सबसे बड़ा रिजल्ट ऐसे ही नहीं आता, वो तभी आता है क्योंकि जो बच्चे मेरी बातों को सही से फॉलो करते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। द पॉइंट इज, सारा पढ़ना जरूरी नहीं है, जितना पढ़ना है उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, मैं इसके बाद 4 दिन के बाद अभी मैं क्या ही बोलूं, छोड़ दो इस चीज को। यूएनएफसीसी, जिसके अंदर सीओपी की शुरुआत होती है, इंटरनेशनल ट्रीटी एम्ड एट स्टेबलाइजिंग ग्रीन हाउस गैसेस कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर टू प्रिवेंट डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस विद द एनवायरनमेंट। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस को जो मतलब रोकने के लिए, उसकी जो एमिशन है उसको कम करने के लिए आया, लेड टू सब्सिक्वेंटली इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट इंक्लूडिंग क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट। और यूएनएफसीसी के अंदर ही क्योटो प्रोटोकॉल आता है और पेरिस एग्रीमेंट आता है, जहां से सीओपी की शुरुआत होती है, जिससे सीओपी की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? सीओपी की शुरुआत होती है। देन आती है सीसीडी, कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, एम्ड एट कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड मिटिगेशन द इफेक्ट ऑफ ड्रॉट पर्टिकुलरली इन अफ्रीका। कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जब लोग पेड़ काट देते हैं ना, इन्वायरमेंट जो जमीन होती है वो क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। तो डिजर्टिफिकेशन और मिटिगेशन द इफेक्ट ऑफ ड्रॉट, पर्टिकुलरली अफ्रीका एरिया में आप लोगों ने देखा होगा, अफ्रीका के जो एरिया है वहां पर पानी की कितनी कमी है। कहीं ना कहीं आपने कोई वीडियो देखी होगी, वो लोग कितना बेचारे कुओं से पानी निकालते हैं, गंदा पानी लेके आते हैं। कहीं पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई थी, मैंने पढ़ा था कि यू विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ वाटर ओनली द डे व्हेन यू कैरी योर ओन वाटर। अब जिसको समझ नहीं आया मैं उसको समझा देता हूं कि आपको पानी की महत्वता, पानी की इंपॉर्टेंस उस दिन समझ आएगी जिस दिन आपको खुद का पानी ढोना पड़ेगा। जब आपको खुद दूसरी जगह से अपने घर के लिए इस्तेमाल करके पानी लेके आना पड़ेगा ना, उस दिन आपको ये इंपॉर्टेंस समझ आएगी। देखो एक बहुत ही छोटा सा काम करके भी आप पानी को क्या कर सकते हो, बचा सकते हो। एक छोटा सा स्टेप ले सकते हो। नॉर्मली पता क्या होता है, जब आप नहाते हो तो मोस्टली लोग होते हैं वो शावर से नहाना पसंद करते हैं। हमारे जैसे लोग हैं जैसे वो अभी भी बाल्टी से नहाना पसंद करते हैं। इस वजह से नहीं कि भाई शावर से कोई दिक्कत है। द थिंग इज, जब आप शावर में नहाते हो ना, आपको पता ही नहीं चलता आप कितना पानी वेस्ट कर देते हो। अगर आप शावर की बजाय बाल्टी भर के नहाना शुरू कर दोगे ना, तो ये समझ लो कि आप नहाते हुए 1-2 बाल्टी बचाना शुरू कर दोगे। यहां पे शावर है तो फिर उसको उतने समय के लिए ही लगाओ जितने में वो एक बाल्टी भरता है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग, जिससे आप अपनी जिंदगी में पता नहीं कितने हजार लीटर पानी बचा लोगे। राइट? सो ये कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के बारे में आता है। अब इसके कुछ की प्रिंसिपल्स हैं। पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब आज तो अपने आप को बचाना ही है, आज के आने वाले कल को भी बचाना है। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरा है सीबीडीआर। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीबीडीआर आपको अलग अलग जगह पर देखने को मिलेगा। सीबीडीआर का मतलब रिकॉग्नाइज द ऑल स्टेट हैव अ कॉमन रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट बट एक्नॉलेज डिफरेंट कैपेसिटीज। बोला कि कॉमन मतलब हर सारे देशों की जिम्मेवारी है एनवायरमेंट को बचाने की। इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल द स्टेट्स, ऑल द कंट्रीज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। बट हर किसी के पास अपने अपने रिसोर्सेज हैं, तो जो जिम्मेवारी है वो अलग है। किसी के पास ज्यादा पैसा तो उसकी ज्यादा जिम्मेवारी है, एनवायरमेंट को वो ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उनकी ज्यादा जिम्मेवारी है। ठीक है? देन आ जाता है पब्लिक पार्टिसिपेशन। लोगों को, एनजीओ को क्या करना, साथ में लेके आना। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, एडवोकेट फॉर प्रिवेंटिव एक्शन इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल थ्रेट्स। इसको होता है इलाज से परहेज अच्छा, इलाज से परहेज अच्छा। तो उस चीज के बारे में बात की। सिग्निफिकेंस, मार्क द माइलस्टोन इन द ग्लोबल एफर्ट्स टू एड्रेस एनवायरमेंटल चैलेंज, फॉस्टर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, रेस ग्लोबल अवेयरनेस। ठीक है? तो मतलब जब वर्ल्ड ये जो रियो समिट हुई थी ना, तो इसने बहुत बड़े लेवल पे क्या किया था, एनवायरमेंट को इंपैक्ट किया था पॉजिटिव वे में, और इंटरनेशनल लेवल पे इसकी बहुत बात हुई थी, इसके बारे में बहुत बात हुई थी, और ये डिसाइड हुआ था कि भैया इस तरीके से ये एक्शन है वो लेंगे तो सब लोग मिलकर काम कर सकते हैं। एनवायरमेंट में हम सबसे ज्यादा वेस्ट पानी ही करते हैं, एक्चुअली में ये सच्चाई है। अब खुद देख लो, मैं खुद देख रहा हूं हमारे मोहल्ले में लोग गाड़ी धोने के लिए मतलब इतना पानी वेस्ट कर देते हैं, मतलब गाय भैंस को नहलाने के लिए इतना पानी वेस्ट कर देते हैं। मतलब लोग झाड़ू नहीं लगाते गली में, पानी मार देते हैं। मतलब जिस चीज को आप झाड़ू से साफ कर सकते हो वहां पे पानी डालने का क्या मतलब? वो बड़ी बड़ी मोटर लगी हुई है, पता चलता नहीं, वो तो 1 सेकंड में 1 बाल्टी बाहर पानी निकालता है। 1 सेकंड में वो, उसका इतना प्रेशर होता है, मतलब 1 सेकंड के अंदर वो पूरी बाल्टी बाहर मारता है। अगर आप देखो ना, उसको लगाओगे ना तो वो छोटी वाली बाल्टी 1 सेकंड में भर देगा। लेकिन लोग कितना ज्यादा इस चीज को, मतलब समझ रहे हो ना? अभी ये मैं इसके बारे में बात करूंगा तो सारा दिन बात कर सकता हूं। तो किसी को बोले ना बोले तो इसके लिए वही है कि आप अपनी तरफ से जितने एफर्ट कर सकते हो कर सकते हो। ठीक है? नहीं तो चेन्नई वाला हाल होगा। अगर आप सर्च करोगे ना, गूगल पे ऐसे जाना, गूगल पे सर्च करना चेन्नई वाटर प्रॉब्लम, सिर्फ इतना सर्च करना, आपको पता चल जाएगा। वहां पर जमीन के नीचे का पानी खत्म हो गया, 130-150 फीट तक पानी नहीं है वहां पर। और ये चीज आने वाले 10-20 साल में, 50 साल में पूरे भारत में होने वाली है, अगर इसी तरीके से पानी का गलत इस्तेमाल होता रहा। इसके बाद कुछ फॉलो अप एक्शंस होते हैं।
एस्टैब्लिश अ कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सीएसडी बनाया जाता है टू शो इफेक्टिव फॉलो अप यूएनसीईडी। फिर उसके बाद डब्ल्यूएसएसडी रियो 10 कहां पर हुई थी? जोहान्सबर्ग में हुई थी 2002 के प्रोग्राम्स को, मतलब 10 साल हुए थे तो उसको चेक करने के लिए। और ये जो नाम है ना, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और नेशनल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये नाम कई बार पूछे गए। तो ये रियो 20 2012 में हुई थी, पॉलिटिकल कमिटमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो 2012 के अंदर भी इसके अंदर मेजर चेंजेस किए गए थे, काफी सारे चेंजेस है वो किए गए। उसके बाद आता है सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये इसी जगह पर साइन हुई थी। कंजर्व करना है इसको, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रमोट करना है, सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट्स, फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, सही तरीके से यूज करना है। अब इसको अडॉप्ट किया गया था 22 मई 1992 में, जहां अर्थ समिट हुई थी उस टाइम पे, और एंटर्ड इनटू फोर्स इन 93। तो अब देखो ये दोनों सवाल पूछे जा सकते हैं, अडॉप्शन पूछा जाएगा तो 92 है, और अगर एनफोर्समेंट पूछा जाएगा तो 93 है। की ऑब्जेक्टिव्स, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्सेज। अब मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं? सबसे पहले तो बायोलॉजिकल जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करना है, इकोसिस्टम, स्पीसीज है ना, फ्लोरा फ्यूना, इन सबको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, जो सबसे पहली बात है। दूसरा है सस्टेनेबल यूज, भाई बायोडाइवर्सिटी को, एनवायरमेंट को इस तरीके से यूज करना है कि हमारे बाद भी हमारी आने वाली जनरेशन इसको इस्तेमाल करना है। और असेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, एबीएस। ये सवाल बन सकता है डायरेक्ट कि एबीएस की फुल फॉर्म क्या है? Ensure the benefit from genetic resources are shared fairly with the countries and communities providing them, कि भैया जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज किया जा सके। इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखते हो, इसकी बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस किया है फ्रांस के साथ, अभी तो बहुत सारी और कंट्रीज उसका हिस्सा बन गई हैं। तो उसके अंदर क्या है? उसके अंदर बेसिकली यही है कि भाई जिन देशों में सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं वो इसका हिस्सा बनेंगे, वो सोलर एनर्जी को उन देशों तक पहुंचाएंगे जिन देशों पे, जिस कंट्रीज पे सूरज की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं। तो दैट इज द शेयरिंग, वो भी शेयरिंग की ही बात कर रहे हैं। प्रोटोकॉल, अब इसके देखो, ये जो सीबीडी, ये जो है ना आपकी सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके भी आगे दो और कन्वेंशन हुई थी। अब ये छोटा छोटा, इसके दो प्रोटोकॉल थे, कार्टिगेना आया था और नगाया प्रोटोकॉल था। जो कार्टिगेना था उसके अंदर ना LMOs, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, फोकस ऑन बायोसेफ्टी, स्पेशली द सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, मतलब जो बायोटेक्नोलॉजी की से जो लिविंग एलिमेंट्स हैं उनको किस तरीके से स्पेसिफिकली उनकी सेफ हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस किया जाए। मतलब इतना ही पढ़ना है आप लोगों को, और डिटेल में नहीं जाना। कार्टिगेना प्रोटोकॉल, कार्टिगेना प्रोटोकॉल 2000 में आया, जिसका फोकस था बायोसेफ्टी पे, सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड यूज ऑफ LMOs, दैट इज लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से जो बायो प्रोडक्ट निकल के आता है उसको हैंडल करना सही तरीके से, ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना। और देन आ जाता है नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल था प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम यूटिलाइजेशन ऑफ, ये वाला था एबीएस। एबीएस को टारगेट बनाते हुए, एबीएस के बेसिस पे, एबीएस है ना, तो एबीएस को ध्यान में रखते हुए नगोया प्रोटोकॉल होता है 2010 के अंदर, लीगल फ्रेमवर्क फॉर द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, जेनेटिक रिसोर्सेज। मतलब ये हो सकता है 2000 में आई हो, लेकिन इसको एनफोर्समेंट है वो 2003 में किया हो। ठीक है, ईयर चेक कर लीजिएगा, ये सब ठीक है, एनफोर्समेंट बाद में हुई होगी। इंप्लीमेंट मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहले नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजीज एंड एक्शन प्लान, ईच पार्टी मस्ट डेवलप एंड इंप्लीमेंट स्ट्रेटजी फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज, सिंपल NBSAPs। दूसरा है फाइनेंशियल मैकेनिज्म, द ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी। अब देखो इसको सर्च करना, इसका ये सर्च करना, जब कोई फैसिलिटी, कोई फंड वगैरह बनाया जाता है कौन से ईयर में आता है? प्रोवाइड फंडिंग टू डेवलपिंग कंट्रीज फॉर इंप्लीमेंटिंग द CBD। और कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी, COP, जो इसकी शुरुआत होती है आप लोगों की UNFCCC से है ना, जो COP 1, 2, 3 तरीके से शुरुआत होती है। गवर्निंग बॉडी ऑफ CBD दैट मीट रेगुलरली टू रिव्यू प्रोग्रेस, सेट प्रायोरिटीज एंड अडॉप्ट वर्क प्लान्स, जो कि लगातार टाइम टू टाइम क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं और ये सोचते हैं कि किस तरीके से हम और इनिशिएटिव ले सकते हैं और क्या किया जा सकता है जिसके बेसिस पे हम एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन कर सकते हैं या CBD के लिए कुछ किया जा सकता है। की प्रिंसिपल, पहला सोवन राइट, स्टेट है सोवन राइट्स ओवर देयर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की, भैया हमारे रिसोर्सेज है तो हमारा उस पर अधिकार है। कोऑपरेशन करना पड़ेगा, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये तो पहले वाले ही घूम पे क्या है। अब आता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल भी एक लीगली बाइंडिंग डेवलप था, इनिशियल रिडक्शन टारगेट टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वो किससे रिलेटेड था? वो था ODS से रिलेटेड, ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंस। वो किससे है? ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंस। और जो क्योटो प्रोटोकॉल आता है ना, तो उसे क्यों याद रखना है? क्यों है इसमें? जो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन है उसको रिड्यूस करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल है वो बनाया जाता है, जिसको COP3 भी बोला जाता है। COP3 भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि 95 में COP1 आती है, 96 में COP2 आती है और 97 के अंदर COP3 आती है। तो इसको अडॉप्ट कब किया गया था? 1997 में। कहां पर? क्योटो। क्योटो क्या एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है, जो कहां पर है? जापान में है। नेक्स्ट इसको एंटर किया गया भैया 8 साल के बाद, 16 फरवरी 2005 को। इसको एंटर इनटू फोर्स ऑन February 16, 2005, 2005 में इसको एनफोर्समेंट में लाया गया। की ऑब्जेक्टिव, अब देखो सबसे पहली बात ये है, इसके दो कमिटमेंट पीरियड थे, ठीक है, इसके दो कमिटमेंट पीरियड थे और इस कमिटमेंट पीरियड से कई बार सवाल पूछा गया। मेन ऑब्जेक्टिव देखो इतना याद रखना, क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करने के बारे में बात की गई। 2002 में इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया, शायद एक बार चेक करना। तो की ऑब्जेक्टिव क्या है? रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन बाय एटलीस्ट 5% बिलो 1990 लेवल ड्यूरिंग द कमिटमेंट पीरियड 2008 to 2000। मतलब पहले 5% था और उसके बाद नेक्स्ट है वो 18% कर दिया गया था, ठीक है, इस वजह से। तो इसके ना जो कमिटमेंट पीरियड है, तो दो कमिटमेंट पीरियड आते हैं, वो मैं बढ़ाऊंगा। डेवलप्ड कंट्रीज
है बाइंडिंग टारगेट फॉर जीएस। अब इसके अंदर ना एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 इस तरीके से बनाएगा। तो जो एनेक्सर 1 था ना, मतलब ये ऐसा था, ये आधा मतलब हाफ बाइंडिंग था और हाफ नॉन बाइंडिंग था। कहने का मतलब क्या हुआ कि डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ये बाइंडिंग था, मतलब वो कंट्रीज जिनके पास बहुत सारा पैसा है उनके लिए बाइंडिंग था, लेकिन जो कंट्रीज अभी डेवलपिंग है उनके लिए टारगेट्स तो थे लेकिन उनके लिए बाइंडिंग नहीं था। So developing countries have no binding targets but are encouraged to enhance their mitigation effort। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन पे बाइंडिंग नहीं है तो वो काम नहीं करेंगे, they will work, but ये बोला गया था कि भाई उन पे कोई बाइंडिंग नहीं है, उनको इसको बाइंड करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है जी। तो पहले कमिटमेंट पीरियड के अंदर 5% की बात की गई 2008 से लेकर 2012 तक, और 2013 से लेकर 2020 तक जो सेकंड कमिटमेंट पीरियड आया था उसके अंदर इसको 5% से बढ़ा के कितना कर दिया गया, 18% कर दिया गया। कितना कर दिया गया था, 18% कर दिया गया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। देन इसके अंदर कौन कौन से मैकेनिज्म, अब ये वो टॉपिक है, मैं इसको ना अलग कलर से हाईलाइट करता हूं, तुम्हारे फेवरेट कलर से पिंक, बोलिए गलना पिंक मैकेनिज्म, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिससे सवाल के पूछे जाने के 120% चांस है। 100 तो है ही, 100 के साथ साथ 120 है। पहला है एमिशन ट्रेडिंग, मतलब इसके अंदर क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन के बारे में बात की जा रही थी कि भाई एमिशन को करना है, तो हर कंट्री के टारगेट हैं और एक कंट्री अपने टारगेट को अगर पूरा नहीं करती या उसने ज्यादा बचा लिया तो फिर वो दूसरी कंट्री को कार्बन को क्या कर देती है, सेल कर देती है। तो दिस इज रिलेटेड टू द ट्रेडिंग, कैप एंड ट्रेड बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं, कैप एंड ट्रेड। तो एमिशन ट्रेडिंग का मतलब अलाउ कंट्रीज विद एक्सेस एमिशन रिडक्शन। मेरा 100 यूनिट का टारगेट था लेकिन मैंने 120 यूनिट को सेव कर लिया, तो 20 यूनिट्स मेरे पास ज्यादा है, तो मैं उसको दूसरे देश को बेच के उसके बदले पैसे ले सकता हूं। पहली बात, सो दैट इज एमिशन ट्रेडिंग, इसको क्या नाम दिया गया, एमिशन ट्रेडिंग। दूसरा है सीडीएम, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, enable developed countries to invest in sustainable development projects in developing countries and earn CER certified emission reduction credit। अब clean development mechanism का मतलब क्या हुआ कि यहां पर वो पहले में क्या किया, डेवलप्ड कंट्रीज ने डेवलपिंग कंट्री से खरीद लिया। दूसरे में क्या हुआ, दूसरे में उन्होंने खरीदा तो नहीं है लेकिन एक डेवलप्ड कंट्री ने एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर जाके एक प्रोजेक्ट लगाया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, और उस प्रोजेक्ट से इन्वायरमेंट में होने वाली ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन को कम करके अपने टारगेट को पूरा किया। राइट, लिखा हुआ ना, इनेबल डेवलप्ड कंट्रीज टू इन्वेस्ट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड अर्न CER कर सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन। मतलब अब आप अपने देश में चाहे ज्यादा नुकसान कर रहे हो लेकिन वहां से जो आपने क्रेडिट अर्न किए ना वो आपकी अर्निंग के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो यहां पर जो डेवलप्ड कंट्री है वो एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर जाके क्या करती है, एक प्रोजेक्ट लगाती है। डेवलपिंग कंट्री के अंदर क्या करती है, जाके एक प्रोजेक्ट लगाती है। क्लियर है जी। तीसरा आता है ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन, JI, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन। JI का मतलब क्या हुआ, सर आपकी एक वीडियो भी लीक है जिसमें आप गाना गा रहे हो, इसमें लीक छोड़ो यार, क्या तुम्हारे मुंह लगूं, तुम्हारी बातें कैसी होती हैं। अगर वीडियो लीक अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, 99 में एक डाला 100 और 100 की लानत, ऐसी बातों पे। Joint implementation. What is the meaning of joint implementation? The joint implementation is allow developed countries to earn emission reduction unit by investing in emission reduction projects in other developed countries. तो यहां पर क्या कर रहे हो आप, यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगा रहे हो, यहां पर एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स, मतलब दोनों में आप सेम कर रहे हो। यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिससे आपको CER मिल रहा है, यहां पर एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स में लगा रहे हो जिसमें आप लोगों को ERU मिल रहा है। देखो काम दोनों ही किया जाता है, काम दोनों में एक ही हो रहा है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में और ज्वाइंट में। अलाउ डेवलप्ड कंट्रीज टू अर्न एमिशन बाय इन्वेस्टिंग इन एमिशन प्रोजेक्ट इन अदर डेवलप्ड कंट्रीज। बस इसमें क्या है, यहां पर एक डेवलपिंग एक डेवलप्ड है, यहां पर दोनों डेवलप्ड कंट्रीज है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद राइट, यहां पर एक डेवलपिंग कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री है, यहां पर दोनों डेवलप्ड कंट्रीज हैं और मिलकर एमिशन रिडक्शन यूनिट्स को क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। क्लियर है, समझ आया, किसी को बात में कोई दिक्कत। तो ये तीनों पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। ये किसका पार्ट है, ये क्योटो प्रोटोकॉल का पार्ट है। दे आर द पार्ट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, दे आर द पार्ट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, दे आर द पार्ट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। अमेंडमेंट, अब इसके अंदर ना फिर जो सेकंड अमेंडमेंट पीरियड आता है वो दो अमेंडमेंट है। 2012 में क्योटो प्रोटोकॉल को एक्सटेंड किया जाता है 2020 तक, और 2013 से 2020 तक का सेकंड कमिटमेंट पीरियड है जहां पर टारगेट 5% से बढ़ा के कितना कर दिया जाता है, 18% कर दिया जाता है। कितना कर दिया जाता है, 18% कर दिया जाता है। तो बड़ा गंदा कलर है यार, ये वाला अच्छा है, ये वाला थोड़ा अच्छा। क्लियर है जी। अचीवमेंट, अवेयरनेस फैलाई है क्लाइमेट चेंज को लेके, एक मार्केट बेस्ड अप्रोच है। ठीक है, इसके अंदर कौन सी अप्रोच है, मार्केट बेस्ड अप्रोच। मार्केट बेस्ड अप्रोच का मतलब भैया सेलिंग और परचेज हो रही है। प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्री थ्रू CDM मैकेनिज्म, जो क्या था, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। CDM JI, ये आप लोगों ने याद रखना, CDM और JI। ठीक है, ये देखो मतलब आपको ना ये दो क्लासेस बहुत हेल्प करने वाली हैं आपके एग्जाम में।
ट्रस्ट में ये रिवीजन कोर्स पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही रिवीजन कोर्स हैं, वो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। ये शायद आप अभी नहीं समझ पाओगे, लेकिन पेपर में जाके आपको ये बात समझ में अच्छे तरीके से आएगी। दूसरा, लिमिटेड पार्टिसिपेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको रेटिफाई नहीं किया, और इनसफिशिएंट ओवरऑल इंपैक्ट देन ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन, और आई थिंक कनाडा ने विथड्रॉ कर लिया था, ऐसा कुछ था। अभी दोबारा मतलब इसमें एक पॉइंट है यूएस और कनाडा वाला, वो देख लेना। यूएस ने तो बोला था इसको रेटिफाई ही नहीं किया था, और कनाडा शायद 2012 में से बाहर हो गया था, ऐसा ही था। कनाडा 2012 में से बाहर हुआ था, कुछ ऐसा पॉइंट था, तो उसको अपने तरफ से याद रखिएगा, है ना, कुछ ऐसा था। मतलब देख लेना वो वाला, मतलब जो पॉइंट देखो इसमें, देखो अब ऑब्वियसली बात है इसके अंदर सारा कुछ तो कवर नहीं होगा, मेन पॉइंट कवर है, लेकिन फिर उसके साथ जो मिलते जुलते पॉइंट मुझे याद आ रहे हैं वो मैं आपको बताता जा रहा हूं, ताकि आप बाद में अपनी बुक से या अपने नोट से उसको ऐड ऑन कर लीजिए, नहीं तो यूट्यूब से या सॉरी अपना गूगल से भी उसको कर सकते हैं। देन था पेरिस एग्रीमेंट, ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था, पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट क्या है? ग्लोबल रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज बाय कीपिंग ग्लोबल टेंपरेचर राइज वेल बिलो 2% अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल एंड पुटिंग एफर्ट्स टू लिमिट टू 1.5 डिग्री। अब इसमें दो ही है, 2 डिग्री तक रखना और एफर्ट करने की वो 1.5 डिग्री तक कम हो जाए। मतलब ग्लोबल बाय कीपिंग ग्लोबल टेंपरेचर राइज वेल अबव 2 डिग्री देन प्री इंडस्ट्रियल लेवल, जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल थे उससे 2 डिग्री तक टारगेट है, लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि वो सिर्फ 1.5 डिग्री तक ही बढ़े, 1.5 डिग्री तक ही बढ़े, ठीक है। सो अडॉप्शन अडॉप्टेड ऑन दिसंबर 12, 2015 एट सीओपी 21 पेरिस। तो जो पेरिस है वो आपकी यूएनएफसीसी की ही सीओपी 21 है, और एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन नवंबर 4, 2016 में ही आई थी। बेटा अभी स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, बस जितना टाइम है अच्छे से पढ़ाई करो, बात खत्म। रिवीजन करो, पीवाईक्यू लगाओ, जितना कर सकते हो, बस कुछ नया मत पढ़ना, जो पढ़ रखा है उसी पे फोकस करो। की ऑब्जेक्टिव क्या है? लिमिट ग्लोबल टेंपरेचर इंक्रीज टू वेल बिलो 2 डिग्री एंड एम फॉर 5। अब इससे एक पर्टिकुलर चीज से कितनी बार सवाल पूछा गया। एनहांस अडैप्टिव कैपेसिटी, रेजिलियंस एंड लो ग्रीन हाउस गैसेस डेवलपमेंट कमिटमेंट। अब ये था वो आपका एनडीसी, इसका टाइम फ्रेम याद रखो, 5 साल की। 5 साल के लिए। ये भी एक बार सवाल पूछा गया था, कितनी देर के लिए एनडीसी होते हैं, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, राइट। सो इसके अंदर हर देश को अपने अपने नेशनल लेवल पे क्या दिए गए, टारगेट दिए गए। ईच कंट्री मस्ट प्रिपेयर, कम्युनिकेट एंड मेंटेन सक्सेसिव एनडीसी, मतलब नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन आउटलाइनिंग देयर क्लाइमेट एक्शन, कि भैया हमारे क्लाइमेट को लेकर एक्शन क्या है, उसके बारे में बात की गई। दूसरा, ग्लोबल स्टॉक टेक कंडक्टेड एवरी 5 ईयर, ठीक है। इसको हर 5 साल के बाद क्या किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, टू एक्सेस कलेक्टिव प्रोग्रेस टुवर्ड अचीविंग द पर्पस ऑफ एग्रीमेंट एंड लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है तो लॉन्ग टर्म गोल अभी रातों रात तो नहीं हो जाएगा, लेकिन हर 5 साल के बाद फिर सारे कंट्रीज का कोई एक बार रिव्यू किया जाएगा, ये देखा जाएगा कि कौन सा देश अच्छा कर रहा है, कौन से देश ने कितना किया, ठीक है, इस वजह से। अब इसके अंदर मैकेनिज्म क्या आता है, देखो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर 3 मैकेनिज्म आते हैं। पेरिस वो सबसे लेटेस्ट वाला है, इसके अंदर एज सच क्या आता है, ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी बाय रिक्वायरिंग कंट्रीज टू रेगुलेट रिपोर्ट ऑन देयर एमिशन एंड इंप्लीमेंटेशन एफर्ट्स। मतलब एक अकाउंटेबिलिटी है, हर कंट्री की एक अकाउंटेबिलिटी है कि भैया मेरे को एक टारगेट है, मेरे को एक टारगेट दिया गया है और मुझे किसी भी तरीके से उस टारगेट को अचीव करना है, तो मेरी जिम्मेवारी भी है, मेरी अकाउंटेबिलिटी भी है। दूसरा है क्लाइमेट फाइनेंस, डेवलप्ड कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज टू हेल्प देम मिटिगेट एंड अडैप्ट टू क्लाइमेट चेंज। और उसके साथ साथ क्या बोला गया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो एक्सपेक्टेड है कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वो हेल्प कर सके क्या करने में, मिटिगेट एंड अडैप्ट टू क्लाइमेट चेंज, मिटिगेट किया जा सके और अडैप्ट किया जा सके क्लाइमेट चेंज। और कैपेसिटी बिल्डिंग, सपोर्ट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू एनहांस देयर कैपेसिटीज इन इंप्लीमेंटिंग क्लाइमेट एक्शंस, कि भैया वो जो उनकी जो कैपेसिटी है उसको बिल्ड किया जाए, उनको एनहांस किया जाए, ताकि और भी बेहतर तरीके से और भी बढ़िया तरीके से क्या कर सके, वो अपने टारगेट्स को अचीव कर सके, राइट। अचीवमेंट, universal participation with 196 countries adopted the agreement, encourage countries to enhance their climate ambitions through successive NDC, mobilize significant financial and technological support for climate action। तो ये सब इसके क्या है, थोड़े से फॉर एग्जाम। तो हाँ अभी एग्जाम है वो मोस्टली आप लोगों का कहाँ होगा, किसी कॉलेज में होगा, किसी स्कूल में होगा, मोस्टली ऐसा ही होता है, या तो किसी कॉलेज में होता है, किसी स्कूल में होता है, ज्यादातर 90% चांसेस है कि आपका एग्जाम कॉलेज में होगा, वो प्राइवेट कॉलेज भी हो सकता है। सेंटर नहीं बनेगा ना, क्योंकि सेंटर तो जब जहां मतलब कॉलेज में तो पूरी कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी ना, कॉलेज में थोड़ी ना कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। केवीएस डीएवी वो तो जैसा है, वॉच अभी वो आपके उस पर लिखा होगा, वॉच वगैरह तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि लेके जाने देंगे। उसमें जो आपका वो रहता है ना, आपका जब एडमिट कार्ड आएगा 1-2 दिन के अंदर, तो उस एडमिट कार्ड के अंदर सब कुछ लिखा हुआ होगा कि क्या लेके जा सकते हो और क्या नहीं लेके जा सकते। देन आ जाता है चैलेंज, एंश्योर सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, एनहांस द एम्बिशंस ऑफ एनडीसी टू मीट टारगेट 1.5 डिग्री, ये वाला 1.5 डिग्री याद रखना है। एड्रेसिंग इश्यूज रिलेटेड टू लॉस एंड डैमेज एसोसिएशन विद द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। उसके बाद नेक्स्ट जो एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। 1 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर इसको शुरू करते हैं। कोड में जाया करो, मतलब मुझे जो लगता है ना, एग्जाम देने जाओगे ना तो कोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे भी क्योंकि आगे जाके बोले कि तो आप एग्जाम देना है,
हम बस ये है कि गोल्ड वोल्ड मत पहन के जाइए, ठीक है, अपने गहने वहने ना, मतलब ऐसा ना हो कि कुछ आप एकदम से सज धज के जैसे शादी में जा रहे हो कि ऐसा ना बड़ा हार पहन रखा है, चार चार चूड़ी पहन रखी है, तो ऐसा सिंपल 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 समझते हो ना, सुबह उठते ही जैसे सिंपल होते हो वैसे बन के जाइए। सो पर्पस देखो इसका क्या है, प्रमोट सोलर एनर्जी टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल एंड इंक्रीज एनर्जी सिक्योरिटी। पहली बात है कि जो फॉसिल फ्यूल पे हमारी डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस करना, फैसिलिटेट द डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी इन द मेंबर कंट्रीज, और जितने भी मेंबर कंट्रीज है उसके अंदर सोलर एनर्जी को डिप्लॉय करना। जैसे आप लोग देखते हो कि आप लोग घरों में नॉर्मली क्या हो रहा है, वो ये सोलर पैनल्स वगैरह है वो लगाए जा रहे हैं, सोलर पैनल्स वगैरह लगाए जा रहे हैं, इस वजह से। अडॉप्शन लॉन्च ऑन 30 नवंबर 2015 एट सीओपी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑन पेरिस, तो ये भी पेरिस समिट में ही इसको लॉन्च किया गया था, नवंबर 30 2015 में, सीओपी 21 था, एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन दिसंबर 6 27 2017 में इसको ये इन्फोर्समेंट में आता है, मतलब 2016 में इसको साइन किया जाता है नवंबर के महीने में, लेकिन लगभग 1-2 साल के बाद, लगभग 2 साल 1 महीने के बाद ये एनफोर्स में आ जाता है 2017 में, ठीक है। की ऑब्जेक्टिव, अब देखो सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है इसका है मोबिलाइज 1 ट्रिलियन इन इन्वेस्टमेंट बाय 2030 टू सपोर्ट सोलर एनर्जी। पहला टारगेट क्या है कि पूरे वर्ल्ड में सोलर एनर्जी में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, $1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं वो मुझे भी नहीं पता। प्रमोट सोलर एनर्जी सॉल्यूशन टू इंप्रूव एनर्जी एक्सेस एंड एड्रेस क्लाइमेट चेंज, क्योंकि देखो जितना आप रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड करोगे, जितना आप रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है, उतना फॉसिल फ्यूल है, उतने जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको बचाया जा सकता है, उनको बचाया जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, गुरुग्राम में है, भारत के अंदर ही। मेंबरशिप है ओपन टू ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, और एज पर 2024 इट हैज ओवर 120 मेंबर कंट्रीज। तो अभी देखा जाए तो इस टाइम पे इसकी कंट्रीज है वो 120 है, 120 कंट्रीज। अब इसके की इनिशिएटिव्स क्या है, देखो सबसे पहला तो वही है अफोर्डेबल सोलर पावर, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सोलर पावर जनरेशन की, जो देखो अभी देखा जाए तो सोलर एनर्जी है वो बड़ी थोड़ा महंगा प्रोजेक्ट है, सोलर पावर है वो थोड़ा महंगा प्रोजेक्ट है, तो कॉस्ट ऑफ सोलर जनरेशन है उसको क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए। अभी भी अगर आप सोलर प्रोजेक्ट लगाते हो तो आई थिंक लाख सवा लाख रुपए का लगता है, अगर उसको थोड़ा और सस्ता किया जाए 40-50 हजार तक अगर उसको इंप्लीमेंट किया जाए तो ज्यादा लोग लगवाएंगे, ठीक है। अभी लाख का है तो फिर ऑब्वियसली बात है एक मिडिल क्लास फैमिली में उसको लगवाना पॉसिबल है। स्केलिंग सोलर एप्लीकेशन, प्रमोट सोलर अप्लायंसेस फॉर एग्रीकल्चर, जैसे मिनी ग्रिड्स हैं, रूफटॉप इंस्टॉलेशन है, सोलर पावर जो अप्लायंसेस हैं, सोलर कुकर वगैरह यूज किया जाता है, मतलब सोलर एनर्जी के जो अलग अलग अल्टरनेटिव हैं उन सारे अल्टरनेटिव्स को क्या किया जाए, यूज किया जाए। कैपेसिटी बिल्डिंग, ये तो हर जगह पे आता है। एनहांस द कैपेसिटीज ऑफ मेंबर कंट्रीज टू डेवलप एंड डिप्लॉय सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी, कि जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उन सभी को बोला जाए कि वो इसके अंदर इन्वेस्ट करें। और इनोवेटिव फाइनेंसिंग, मोबिलाइज रिसोर्सेज थ्रू वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू सपोर्ट सोलर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जो अलग अलग तरीके के सोलर प्रोजेक्ट्स हैं उन सोलर प्रोजेक्ट्स में किस तरीके से मोबिलाइज किया जाएगा वो इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू बात की। अभी सेटअप करवाया नहीं है क्योंकि मेरा अभी ऑफिस का काम चल रहा है, तो ऑफिस मतलब ऑफिस में तो नहीं लगवाऊंगा, घर पे ही लगवाऊंगा, एक बार ऑफिस का काम हो जाए फिर लगवा लेंगे, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली जुलाई में हम लगवा लेंगे। अब इसके अंदर ना कुछ प्रोग्राम्स हैं और प्रोजेक्ट्स हैं, शायद ये मेन कोर्स में भी आपने नहीं पढ़े हैं लेकिन यहां पे पढ़ लीजिए। पहला स्टार सी सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर, एनहांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग इन सोलर टेक्नोलॉजी, कि जो सोलर टेक्नोलॉजी है उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को क्या किया जाए, एनहांस किया जाए। सोलर पार्क, लार्ज स्केल सोलर पार्क को क्या किया जाए, बनाया जाए जहां पर सोलर पैनल्स लगेंगे। सोलर ई मोबिलिटी, सपोर्ट द इंटीग्रेशन ऑफ सोलर एनर्जी विद इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के साथ भी सोलर एनर्जी को क्या किया जाए, इंटीग्रेट किया। ये आई थिंक पेपर में एक बार फुल फॉर्म आई थी स्टार से, स्टार सोलर टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर, सोलर टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर, ठीक है, ये एक बार आई थिंक फुल फॉर्म भी पूछी थी। तो इस वजह से अब अचीवमेंट देखी जाए तो क्या अचीवमेंट है, फैसिलिटेटेड द डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट इन मेंबर कंट्रीज, अलग अलग मेंबर कंट्रीज में बहुत सारे पिछले 10 साल के अंदर 9 साल के अंदर भारत में देखा जाए तो बहुत ज्यादा काम हुआ है सोलर एनर्जी पे, ठीक है। अगर आप देखते हो तो ये भी मोदी गवर्नमेंट की एक बड़ी अचीवमेंट है, जैसे मैंने आपको पिछले दिन भी एक अचीवमेंट बताई थी, ये वाली यूपीआई वाली, कि जो डिजिटल इंडिया वाला कॉन्सेप्ट है, डिजिटलाइजेशन है, वो पिछले 10 साल के अंदर काफी बड़ा है। ऑब्वियसली बात है जो चीजें अच्छी हैं उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। उसी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड के अंदर भी भारत काफी अच्छा कर रहा है और 2030 तक लगभग हम अपने जो सारे एम हैं, जो सारे इनिशिएटिव्स हैं या जितने भी हमारे टारगेट्स हैं उन सारे टारगेट्स को डेफिनेटली अचीव करेंगे, ठीक है। दूसरा, मोबिलाइज सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल कमिटमेंट फॉर सोलर एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स और प्रमोटेड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड नॉलेज शेयरिंग इन द सोलर एनर्जी, और ये भी बोला गया कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर लोग आपस में मिलते हैं, दो देश आपस में आके मिलते हैं तो किस तरीके से इस एनर्जी को क्या किया जा सकता है, एनहांस किया जा सकता है, ठीक। अगर चैलेंजेस की बात की जाए तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे एंश्योर अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल फाइनेंस, तो पहला तो पैसा बड़ा लगता है, टेक्निकल और रेगुलेटरी बैरियर्स भी हैं बहुत सारे, और एनहांसिंग द पार्टिसिपेशन एंड कैपेसिटी ऑफ ऑल मेंबर कंट्रीज, ठीक है। अब ये तो अब उसके बाद ना ये 2-3 पेजेस पे मैं अब इसको थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाऊंगा क्योंकि ये ना कुछ कन्वेंशंस हैं जो हमारी बीच में मतलब 1971 से, मतलब पहले हमने वो सारी कन्वेंशंस को डिटेल में पढ़ा जो आपके सिलेबस के अंदर वर्ड टू वर्ड मेंशन है। अब मैं उन सारी कन्वेंशंस को शुरू से पढ़ाऊंगा, मेन पॉइंट आते हैं। तो सबसे पहले जैसे कन्वेंशन ऑन वेटलैंड और ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, वेटलैंड इंपॉर्टेंस, इसको रामसर कन्वेंशन भी बोला जाता है। तो इसका इनके ईयर्स और इनकी जो जगह है वो जरूर से याद रख लेना। मैं यहाँ पर सिर्फ की पॉइंट्स लेके आया हूँ। कंजर्व एंड वाइजली यूज वेटलैंड थ्रू लोकल, रीजनल एंड नेशनल एक्शंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, की वेटलैंड को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, वेटलैंड की प्रोटेक्शन किस तरीके से की जाएगी। की प्रोविजंस, डेजिग्नेशन ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस नोन एज रामसर साइट्स एंड प्रमोशन ऑफ देयर कंजर्वेशन। इसके अंदर एक और वो बॉक्स का नाम क्या बोलते हैं,
बट एक ना इसके अंदर बॉक्स बनाते हैं जिसके अंदर उन वेटलैंड को ऐड किया जाता है। क्या बोलते हैं उसको, लिखना कमेंट में। 2 फरवरी को ये वेटलैंड डे है वो मनाया जाता है। हाँ, मॉन्ट्रियक्स नहीं, अरे अंबर बॉक्स कहां से आ गया? क्या बोलते हैं उसको? मॉन्ट्रियक्स। हाँ, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड बोलते हैं उसको, जिसके अंदर उन स्टेट्स को, उन साइट्स को ऐड किया जाता है जो ज्यादा खतरे में है। ठीक है, तो उसके अंदर भारत की भी 2 साइट्स उसके अंदर इंक्लूड है। पहले एक और थी लेकिन बाद में उसको रिमूव कर दिया गया। उसके बाद आता है मैरीन पोल्यूशन बाय डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड अदर मैटर। 1972 में लंदन कन्वेंशन हुई थी, कंट्रोल पोल्यूशन ऑफ सी बाय डंपिंग हार्मफुल सब्सटेंस की, जो भैया डंप कर देते हैं ना हार्मफुल सब्सटेंस, उससे जो सी पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल किया जाए, जिसके लिए ये डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एट सी रिक्वायरिंग परमिशन फॉर डिस्पोजल ऑफ सर्टेन मटेरियल। तो भैया कि ये मटेरियल आप समुद्र में फेंक सकते हो या नहीं फेंक सकते हो, उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। देन आता है आपका ये वाला 1972 के अंदर ही एक और कन्वेंशन होती है ऑन प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन भी बोलते हैं। आइडेंटिफाई, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज साइट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड वर्ल्ड हेरिटेज फंड टू सपोर्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स। उसके बाद आता है साइट्स, जिसके अंदर फ्लोरा फ्यूना को प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई। एंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पीसीज ऑफ वाइल्ड और नेट थ्रेटन टू देयर सर्वाइवल, कि भैया जो इलीगल ट्रेड होता है ना, जो इलीगल ट्रेड होता है वो इलीगल ट्रेड को क्या किया जाए? कम किया जाए। रेगुलेशन ऑफ ट्रेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ परमिट्स एंड सर्टिफिकेट्स, लिस्टिंग स्पीसीज इन अपेंडिसेस 1, 2, 3 बेस्ड ऑन देयर कंजर्वेशन स्टेटस, कि भैया जो स्पीसीज है उसको लिस्ट किया जाए कि कौन सी कितने खतरे में है, कौन सी कितने खतरे में, कहां पर क्या होना चाहिए, कहां पर क्या होना चाहिए। देन आ जाता है हमारे पास बॉन कन्वेंशन, जो 1979 में हुई थी। इन कन्वेंशन के फुल फॉर्म और आप लोगों को नाम याद रखने हैं जो हमने नहीं पढ़ी है। कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, conserve territorial, marine and avian migratory species throughout their range, encourage international cooperation to protect migratory species and their habitats, listing species in appendices, endangered and conservational needs। मतलब समझ रहे ना, माइग्रेटरी जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। देन आ जाता है आप लोगों का CLRTAP, कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पोल्यूशन, 79 में आया था। एड्रेस एंड मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन दैट क्रॉसेस नेशनल बाउंड्रीज, जो ट्रांस बाउंड्री एयर पोल्यूशन होता है ना, जो एयर पोल्यूशन एक देश से दूसरे देश पे जा रहा है। एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल टू रिड्यूस एमिशन ऑफ स्पेसिफिक पोल्यूटेंट्स सच एज सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वोलेटाइल VOC, जिसको बोल देते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की गई। देन वियना कन्वेंशन होती है, ये भी आप लोगों की पहली, ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द डिप्लेशन। अब इसके अंदर एनवायरमेंट में जो डिप्लेशन हो रहा है ना, सिर्फ उसका ओजोन लेयर, मतलब इसके बाद ODS की बात की गई थी, ये भी ओजोन लेयर के बारे में ही बात करती है, लेकिन इसके अंदर किसके बारे में बात की गई थी? इसके अंदर बात की गई थी ओजोन की ओवरऑल डिप्लेशन के बारे में। इसके अंदर बात की गई थी ओवरऑल डिप्लेशन के बारे में, लेकिन जब हम बात करते हैं मॉनिटरियल प्रोटोकॉल की तो उसके अंदर सिर्फ ODS पे टारगेट किया गया, सिर्फ और सिर्फ ODS पे टारगेट किया गया। की प्रोविजन क्या है? प्रमोट रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑन द ओजोन लेयर एंड अडॉप्ट प्रोटोकॉल टू कंट्रोल सब्सटेंसेस दैट डिप्लेट। ठीक है, मतलब रिसर्च करना, इंफॉर्मेशन करना और प्रोटोकॉल से ताकि जो ओजोन डिप्लेट हो उसको कम हो सके। अब ये मॉनिटरियल प्रोटोकॉल तो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया 1987 में, ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। देन आ जाता है बेसल कन्वेंशन होती है ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हजार्ड्स वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। अगर आप देखते हो तो इससे पहले भी एक कन्वेंशन हुई थी ट्रांसबाउंड्री वाली, ये वाली कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांसबाउंड्री एयर पोल्यूशन, जिसको CLRTAP बोला गया, 79 में हुई थी। और उसके बाद 10 साल के बाद हजार्ड वेस्ट और देयर डिस्पोजल के बारे में बात हुई थी। तो मीनिंग तो सेम ही रहेगा, रिड्यूस द मूवमेंट ऑफ हजार्ड वेस्ट बिटवीन नेशंस स्पेशली फ्रॉम डेवलप्ड टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज। मतलब कि अगर डेवलप कंट्री से कुछ ऐसे ट्रांसबाउंड्री डिस्पोजल हो रहा है हजार्ड वेस्ट का, तो उसको कम किया जाए, उसके लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे को कंट्रोल किया जाए और इंश्योर एनवायरमेंटल साउंड मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। ठीक है, मैनेजमेंट के वेस्ट की बात की जाए। उसके बाद आता है BDR, ये तो हमने पढ़ लिया, CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देन ये आता है आपका UNFCCC 1992, जो पढ़ा दिया, ठीक है, उसको मैं दोबारा नहीं पढ़ाने वाला हूं। देन एक स्टॉकहोम कन्वेंशन होती है किस पे? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट पे, 2001 में। Protect human health and environment from chemicals that remain intact in the environment for long period, become widely distributed and accumulate in the fatty tissue of living organisms। अब persistent organic POP, persistent organic pollutant कौन से होते हैं बेटा? ये वो pollutants होते हैं जो environment में बहुत लंबे समय तक रहते हैं। ठीक है, बहुत लंबे समय तक रहते हैं, ये खत्म नहीं होते। जैसे तुम्हारे रिश्तेदारों की जेलसी खत्म नहीं होती, उसी तरीके से ये भी खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, उनकी जेलसी खत्म नहीं होती और environment से ये खत्म नहीं होते। सो ह्यूमन हेल्थ को और environment को प्रोटेक्ट करना वो केमिकल्स है जो इंटैक्ट इनटू द environment, जो environment में इंटैक्ट रहते हैं, जो environment में ऐसे लगे रहते हैं, environment में फंसे रहते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड, बिकम्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर लगे रहते हैं, उससे डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं, सालों तक रहते हैं। ठीक है, तो उससे बचाना, तो उसके लिए बैनिंग एंड फेजिंग आउट द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ POP। तो जो भी POP पोल्यूटेंट्स हैं, जिस भी एलिमेंट से, जिस भी प्रोडक्शन से POP निकलता है, उस प्रोडक्शन को क्या किया जाए? रिड्यूस किया जाए, उस प्रोडक्शन को रिमूव करने की बात की। ससुराल वालों के ताने, अब तो इतने सुन लिया होगा, ताने भी गाने लग रहे होंगे। जिस दिन आपको ताने गाने लगने लगे तो बस समझो तुमने जिंदगी में सब कुछ अचीव कर लिया। उसके बाद आता है क्योटो प्रोटोकॉल। अब क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है? क्योटो प्रोटोकॉल तो हमने पूरा पढ़ लिया भैया। ये किसके बारे में बात की है? इसके अंदर सीडीएम पढ़ा था, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म पढ़ा था, एमिशन ट्रेडिंग पढ़ा था, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन पढ़ा था और स्पेसिफिक टारगेट फॉर GHG एमिशन रिडक्शन टू द एनेक्सर 1 कंट्रीज। उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट हमने पूरा पढ़ लिया। देखो जो पढ़ लिया है मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, ऑब्वियसली बात, आप वीडियो को 2x पे देख सकते हो। और ये आप लोगों का नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, 2% का टारगेट है, लेकिन उसको कोशिश करेंगे 1.5% तक ही लेके आना। हर 5 साल के बाद आपके NDC को चेक किया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क होगा, क्लाइमेट फाइनेंस की बात की गई है और साथ ही साथ कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में भी फोकस किया। अगर काम पे आप लोगों के लिए एक लिंक भेजा है, उसके अंदर आप लोगों को जो रिन्यूएबल एनर्जी वाले जितने भी वो हैं सब सारे लेटेस्ट, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी वाला एक सवाल आपको वहां से आएगा ही आएगा।
तो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वहां पर वो अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो वो जरूरी है, मैंने इसी वजह से कल भेजा था, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे क्या 90% ऐसे ही हैं जो खुद से तो वो मेहनत नहीं करने वाले थे। तो आपके लिए मैंने वो लिंक ढूंढ लिया और आपको दे दिया है। अब उसको पढ़ना ना पढ़ना वो आपकी इच्छा है, ठीक है। चलो, सो एनवायरमेंट में पिछली क्लास में हमने 5 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े थे। अब आता है कि पहले सबसे पढ़ेंगे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की, जो इंसानों की वजह से एनवायरमेंट पे खराब हुआ। मतलब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का मतलब क्या हुआ कि हमारी वजह से, इंसानों की वजह से जो एनवायरमेंट की एक्टिविटीज, मतलब एनवायरमेंट पे बुरा असर होता है। जैसे सबसे बड़ा रीजन क्या है? डिफॉरेस्टेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है, जो वाटर साइकिल्स वो खराब होते हैं, और ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन होती है। जितने पेड़ काटोगे सूरज की किरणें उतनी जल्दी धरती पे पहुंचेगी, उतनी ज्यादा पहुंचाएंगी, ठीक है जी। तो इस वजह से दूसरा आ जाता है पोल्यूशन। अब पोल्यूशन के अंदर हमारे पास जैसे एयर पोल्यूशन है, एसिड रेन आ जाता है, क्लाइमेट चेंज को लीड करता है। वाटर पोल्यूशन है, कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, मैरीन लाइफ है। और सॉइल पोल्यूशन है, रिड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और सॉइल डिग्रेडेशन। मतलब ये सिंपल सवाल है जिसके अंदर ये है कि आप लोगों को पूछा गया है कि इंसानों की वजह से एनवायरमेंट कैसे खराब हुआ है। दूसरा अर्बनाइजेशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जैसे पशु पक्षी जंगलों में रहते हैं तो उनके घर हैं वो उजाड़ दिए जाते हैं, वेस्ट जनरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और नेचुरल रिसोर्सेज का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या ऐसा समझ लीजिए कि उनको अनलिमिटेड तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाता है इस वजह से। देन आ जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन? जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज लगेगी उतना ज्यादा पोल्यूशन निकलेगा। अगर आप ध्यान से देखते हो, आप किसी भी इंडस्ट्री के आगे से निकलते हो ना, तो वहां पे बहुत बड़ी चिमनी लगी हुई होती है, और जब वहां पर अंदर उनकी जो मशीन चल रही होती है ना, तो उस चिमनी में से ना काला काला धुआं निकल रहा होता है, और उतनी पर्टिकुलर जगह पे ना आसमान एकदम से ब्लैक हो जाता है, पूरा काला हो जाता है। तो वो क्या है? वो इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन का ही रीजन है। रिसोर्स डिप्लेट हो रहे हैं, और जनरेशन ऑफ हजार्ड्स वेस्ट, और उससे बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके का वेस्ट निकलता है जो खराब करता है। देन आ जाता है एग्रीकल्चर। पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं जिससे मिट्टी, पानी ये सब खराब हो रहे हैं, आप लोगों को पता है। और वो सब चीजें हमारे घरों में आ रही हैं, दाल सब्जियों में आ रही हैं, उससे हमें मतलब समझ रहे हो ना। मतलब एक जगह पोल्यूशन ऐसा नहीं है कि एक जगह का पोल्यूशन किसी एक जगह को नुकसान कर रहा है। अब चीज एक जगह पे खराब हो रही है, लेकिन वो 10 जगह और जाके उनको क्या कर रही है? खराब कर रही है, क्लियर है। दूसरा आ जाता है मोनोकल्चर प्रैक्टिस, लॉस ऑफ बाइट। मोनोकल्चर का मतलब जब आप एक ही तरीके की जो फसल है उसको बीजते रहते हैं, तो मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति होती है वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। देन आ जाता है लैंड डिग्रेडेशन एंड डिजर्टिफिकेशन। लैंड डिग्रेडेशन और डिजर्टिफिकेशन तो पता ही है कि जो जमीन की जो उपजाऊ कण होते हैं, जो जिनकी वजह से, मतलब समझ रहे हो ना, जिनकी वजह से पेड़ पौधे होते हैं, अगर धरती के अंदर से वही सारे उपजाऊ कण खत्म हो जाएंगे तो फिर उससे जमीन का भी नुकसान होगा, डिजर्टिफिकेशन भी होगी, ठीक है। आप राजस्थान में जाके देखिए, वहां पर यही कुछ हुआ है। देखो, इससे पहले की क्लास में ये आलतू फालतू की डिस्कशन फिर से शुरू हो, मैं सिंपल बात बता देता हूं। एग्जाम पोस्टपोन की बातें यूट्यूब पे बहुत ज्यादा फैलाई जाती हैं। जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन भी फैल रही होंगी, ठीक है। कुछ यूट्यूबर हैं वो उस दिन भी वीडियो बना रहे होंगे, मतलब आप एग्जाम में चले जाओगे। और एक बात और बताता हूं, ये चीज मैं आपको पहले बता रहा हूं, प्रेडिक्शन दे रहा हूं आप लोगों को। जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना, शाम को एनालिसिस सेशन तो चलो आएंगे ही आएंगे, शाम को बहुत सारी वीडियोस आएंगी कि सचमुच क्या हुआ, नेट का पेपर लीक, इतने रुपए में बिक रहा था नेट का पेपर, ऐसी वीडियो भी आपको देखने को मिलेंगी। अब ये क्या करेंगी? इसमें कोई सच्चाई नहीं है, और ये सिर्फ आपका दिल तोड़ने के लिए होती है। तो इस वजह से जब एक सिस्टम खराब है, अभी देखा वो जो अलग पांडे वाला सर वाला केस चल रहा है, अब उसमें एक चीज उनको देखने को मिली है कि भैया एटलीस्ट एनटीए ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये हमने गलत किया है। तो अभी तो वो सिर्फ 1563 बच्चों का री एग्जाम करवाने के बारे में बात हो रही है, लेकिन पेपर लीक का जो मैटर है वो अभी भी कोर्ट में है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि एनटीए को कुछ ना कुछ एक्सेप्ट करना पड़ा है। इसलिए आप देखो, हम फाइट करेंगे, कुछ भी कर लें, अल्टीमेटली पढ़ेंगे, पेपर देंगे। ऐसा तो है नहीं कि एनटी के साथ लड़ाई करके हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। द पॉइंट इज कि अगर पेपर होता है, आपने मेहनत की है, अगर वो लीक हो गया तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर तुम पढ़ के अल्टीमेटली, तो देखो, जो अगर वो पेपर किसी के पास पहुंच भी गया, बच्चे ने उतना पढ़ के क्लियर कर भी दिया, तो वो आगे करियर में करेगा क्या? ये चीजें क्या भारत में आज से हैं? 70 साल से 80 साल से यही कुछ चल रहा है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतनी भाषा, सिंपल बात बताने वाला हूं, बेटा 4 दिन के बाद तुम्हारा एग्जाम है, सारी बातों को छोड़ो और पढ़ाई करो, बात खत्म। जाना जाता क्लाइमेट चेंज, ठीक है। यूएनएफसीसी जो वाला मैंने पूरा टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग है, जिसकी वजह से सी लेवल है, जो ग्लेशियर वो पिघल रहे हैं, इस वजह से समंदर का लेवल है हर साल कुछ मिलीमीटर से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। पोलर आइस कैप्स हैं वो क्या हो रही हैं? गिर रही हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है, हरिकेन्स आ रहे हैं, ड्रॉट्स और फ्लड, समझ रहे हो ना। आप लोगों ने देखा इस बार एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, हरिकेन्स होते हैं, ड्रॉट और फ्लड्स होते हैं, ठीक है। ड्रॉट्स और फ्लड्स भी अभी आप लोगों ने देखा है, मानसून नहीं आया भारत में अभी तक। इस बार मानसून कह रहे हैं कि 29-30 तक आएगी। कैन यू इमेजिन? जून का महीना है और एक भी बारिश नहीं हुई है। आप इस तरीके से देख रहे हो कि वेदर है वो कितना इंबैलेंस हो रखा है। वेदर है वो इतना इंबैलेंस हो रखा है, वो किसकी वजह से है? वो ये जो क्लाइमेट चेंज हो गया है इसकी वजह से, राइट। दूसरा, शिफ्ट इन इकोसिस्टम एंड स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो शिफ्ट इन इकोसिस्टम एंड स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन, तो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब होता है, और जो स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसका भी असर होता है, ठीक है। मैं आप लोगों को इसका एक रीजन बताता हूं, मेरी बात सुनो। मैं आप लोगों को इसका भौतिक रीजन बताता हूं, 1 मिनट लूंगा, आप लोगों को मेंटालिटी बताता हूं। देखो, होता पता क्या है, हम पहले कंपनी के साथ जुड़े हुए थे, तो हमें पता है कि कंपनी में काम कैसे होता है। जब आप कंपनी के अंडर काम करते हो ना बेटा, तो वहां पर होता क्या है कि आप वो मालिक हैं, तो वो आपको जो बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा। अगर ऊपर से ऑर्डर आ गया कि एग्जाम पोस्टपोन की वीडियो बनाओ, तो आपको बनानी पड़ेगी।
मैं जब कंपनी में काम करता था तो हमें भी इसके लिए बोला जाता था, लेकिन मैंने 99 नहीं, मैंने 100% ऐसी चीजों को मना किया, कभी नहीं किया। बहुत बार मेरी फाइट भी हुई है। अब होता क्या है, बड़ी बड़ी कंपनीज को बच्चे चाहिए होते हैं, व्यूज चाहिए होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारे केस में पता क्या है, छोटी टीम है, जरूरतें कम है, गुजारा अच्छा होता है। अब अगर 1000 करोड़ की कंपनी है, वो अपने एजुकेटर को हर महीने 10 करोड़ रुपए सैलरी दे रही है, तो वो 10 करोड़ रुपए आने भी तो चाहिए। इस वजह से जितनी आप इस तरीके की वीडियोस देखोगे वो दो तरीके के चैनल्स पे आती हैं। पहली बात, उन चैनल्स पे जो किसी कंपनी के अंडर हैं, बड़े बड़े चैनल हैं जहां पे 100 एजुकेटर काम कर रहे हैं, या फिर उन टीचर्स के जो यूट्यूब पे पढ़ाते नहीं है, बस वो सेंसेशन क्रिएट करके यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं। वो टीचर जो यूट्यूब पे ऑनेस्टी से पढ़ा रहे हैं, अपने बैचेस में ऑनेस्टी से पढ़ा रहे हैं, जिनके बच्चे एनरोल हो रहे हैं ना, वो ये सब चीजें नहीं करते हैं। तो आप इस चीज को अपने दिमाग में फिट करिए। क्लियर? उसके बाद आता है ओवर फिशिंग, डिप्लीशन ऑफ फिश पॉपुलेशन। लोग इंडिया के अंदर तो बहुत कम है, लेकिन क्या करते हैं लोग, मछली पकड़ते हैं। डिस्ट्रप्शन ऑफ मैरीन फूड वेब्स और नेगेटिव इंपैक्ट ऑन कोस्टल कम्युनिटीज। देखो अभी जो फिशेज है, अभी जो हमारा इकोसिस्टम है ना, वो भगवान ने इस तरीके से बनाया हुआ बेटा कि उसके अंदर हर पर्सन की, हर एलिमेंट की अपनी इंपॉर्टेंस है। उसमें से अगर आप एक चीज को भी हटा दोगे ना, तो वो जो पूरा फूड वेब है या जो पूरा सिस्टम है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर एक सर्कुलर सिस्टम चल रहा है, यहां पर सपोज करो, यहां पर ऐसे 5 एलिमेंट्स है, ठीक है जी, क्या है, यहां पर 5 एलिमेंट्स है, ये वाले, यहां पर 5 एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है। अब अगर इसमें से मैं इस एलिमेंट को हटा दूं, इस एलिमेंट को हटा दूं, तो ये 4 एलिमेंट्स हैं वो कभी आपस में कनेक्ट नहीं हो पाएंगे इस वजह से। क्लियर? देन आ जाता है माइनिंग। माइनिंग, अब माइनिंग तो आपको पता ही है, लैंड डिग्रेडेशन और हैबिटेट जो उत्तराखंड में हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? वो माइनिंग की वजह से हो रहा है। दैट इज बिकॉज ऑफ माइनिंग। वाटर पोल्यूशन फ्रॉम रन ऑफ, तो वो जो पानी है उसमें पोल्यूशन आ रहा है, रन ऑफ है, जो वेस्टेज है वो नीचे गिर रहा है। एयर पोल्यूशन फ्रॉम डस्ट एंड एमिशन, ठीक है, जितना वो डिस्ट्रप्शन हो रहा है, ठीक है, जमीन को खोद रहे हैं, माइंस बिछा के ऐसे मिट्टी को उखाड़ा जा रहा है, जमीन को खोदा जा रहा है, तो उससे बहुत सारा जो डस्ट और एमिशन होती है वो भी कहां पर जाती है? एनवायरमेंट में जाती है। अरे मैं बोल रहा हूं आपको, एग्जाम से एक दिन पहले, एग्जाम वाले दिन सुबह भी इस तरीके की वीडियोस देखने को मिलेंगी, पोस्टपोन। मैं हमेशा इन चीजों से दूर रहा हूं और आगे भी दूर रहूं। कोई मेरे को अच्छा बोले या बुरा बोले, मैं बीइंग अ टीचर अपने स्टूडेंट को कभी गलत गाइड नहीं करूंगा, फिर उसके लिए मेरे व्यूज आए या ना आए, बस। आप बता दो, मैंने इस पूरे सेशन में एक भी फालतू की वीडियो बनाई हो? मेरे चैनल पे इस सेशन में चाहे 10 वीडियो आई हूं, लेकिन सारी वीडियोस क्या है, 4-4, 6-6 घंटे की क्लासेस हैं, जिससे आपका फायदा हो, बस। इस वजह से आप बातें बंद रखें और अपनी पढ़ाई पे भरोसा करें, नहीं तो फिर अगले दिसंबर के लिए तैयारी शुरू करो। एनर्जी प्रोडक्शन, फॉसिल फ्यूल, जितना ज्यादा फॉसिल फ्यूल को जलाया जा रहा है, उतना ज्यादा गैस की एमिशन हो रही है, पोल्यूशन फैल रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी, रेडियो एक्टिव वेस्ट आ रहा है, पोटेंशियल, जिससे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, डिस्ट्रप्शन, जैसे विंड फार्म है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स है। देखा जाए इनके पॉजिटिव पॉइंट तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी, नेगेटिव पॉइंट भी, ठीक है जी, क्लियर है? देन आ जाता है वाटर जनरेशन। ये मतलब सब एक्टिविटीज इंसानों के द्वारा की जा रही है। लैंडफिल्स, लैंड यूज, और जिससे मीथेन का एमिशन होता है, आपको पता है, जमीन के अंदर। प्लास्टिक पॉल्यूशन, मैरीन लाइफ इंपैक्ट होती है, माइक्रो प्लास्टिक, और आपको पता है प्लास्टिक तो कभी खत्म ही नहीं होता, उसको जला दो, आग लगा दो, कुछ भी कर दो। देन आ जाता है ई वेस्ट, टॉक्सिक केमिकल्स आ जाते हैं और रिसोर्स वेस्टेज आ जाती है। उसके बाद अगर आप ट्रांसपोर्टेशन में देखते हो तो ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम है। जितने व्हीकल्स चल रहे हैं उससे कितनी एमिशन होती है। दिल्ली की एग्जांपल ले लो, मतलब दिल्ली में एंटर होते हो ना तो आपको दिल्ली में पहाड़ देखने को मिलते हैं। दिल्ली में जाते हो ना तो आपको पहाड़ देखने को मिलते हैं, लेकिन वो पहाड़ किसके होते हैं? वो कचरे के पहाड़ होते हैं, पहाड़ होते हैं। इस वजह से नॉइस पोल्यूशन है, पीपी पूपू पापा चलता रहेगा। लैंड यूज और इंफ्रास्ट्रक्चर, अब जितनी गाड़ियां होंगी उतनी जगह भी चाहिए होगी ना, इस वजह से। देन आ जाता है टूरिज्म। सेंसिटिव एरिया में लोग क्या कर देते हैं? एनवायरमेंट को खराब करते हैं, घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, वेस्ट और पोल्यूशन फैलता है, और प्रेशर ऑन लोकल रिसोर्सेज होता है। मतलब ये सब कॉमन पॉइंट्स हैं, ये सब कॉमन पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने नॉर्मली, मतलब हम देखते हैं, ठीक है, इसमें कुछ याद करने जैसा नहीं। देन आ रहा है रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, ऑयल और गैस ड्रेनिंग, स्पिल्स, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। अगर धरती से खनिज पदार्थ निकाले जा रहे हैं तो उससे नुकसान भी हो रहा है इस वजह से। देन आ जाता है लॉगिंग, डिफॉरेस्टेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वाटर एक्सट्रैक्शन, रिड्यूस वाटर अवेलेबिलिटी फॉर इकोसिस्टम। अभी जो मैं आपको कल एग्जांपल बता रहा था चेन्नई, बता रहा था ना, चेन्नई की आपको एग्जांपल बता रहा था कि वहां पे जमीन के नीचे का जो पानी है वो क्या हो गया है? वो खत्म हो गया। जमीन के नीचे का पानी क्या हो गया है? खत्म हो गया है। इस वजह से ये सिचुएशन अगर इसी तरीके से रही तो पूरे भारत के अंदर भी इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास कौन कौन से नेचुरल डिजास्टर और उनको कंट्रोल करने की स्ट्रेटेजीज, राइट। नेचुरल हजार्ड होते हैं वो जो नेचुरल इवेंट दैट हैव द पोटेंशियल टू कॉज हार्म्स। मतलब नेचुरल हजार्ड का मतलब क्या होगा? कुछ ऐसे नेचुरल इवेंट्स जिसकी वजह से धरती पे नुकसान हो सकता है, जैसे भूकंप आना, बाढ़ आनी, हरिकेन्स या वगैरह, ये सब आ जाते हैं। देन आ जाता है डिजास्टर। अब यही जब मतलब समझ रहे ना, ये तो सिर्फ एक खतरे की घंटी है, लेकिन जब ये नुकसान पहुंचाते हैं तो इसको डिजास्टर बोल दिया जाता है, ठीक है। हजार्ड और डिजास्टर में डिफरेंस है। हजार्ड का मतलब है खतरे की घंटी, जो खतरा बन सकते हैं, और जब वो खतरा बन गए तो उसको डिजास्टर बोले जाते हैं। फिर उसको क्या बोल दिया जाता है? डिजास्टर बोल दिया जाता है। समझ रहे हो ना? नेचुरल हजार्ड और डिजास्टर, नेचुरल हजार्ड और डिजास्टर। तो नेचुरल हजार्ड मतलब दैट हैव द पोटेंशियल टू कॉज हार्म, और डिजास्टर व्हेन नेचुरल हजार्ड कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज टू लाइफ, प्रॉपर्टी एंड द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब कौन कौन से तरीके के हमारे पास नेचुरल हजार्ड्स हो सकते हैं? जैसे जियोफिजिकल। जियोफिजिकल का मतलब क्या हुआ? जिनका धरती के साथ लेना देना, जैसे अर्थक्वेक है, वोल्केनिक इरप्शन होती है, सुनामी आती है। और ये तीनों का मेन रीजन क्या होता है?
तीनों का मेन रीजन क्या होता है? तीनों का मेन रीजन ये होता है कि आप लोगों को क्या करना, मतलब जमीन के नीचे की जो टेक्टोनिक हमारी जो स्लाइड्स होती हैं वो अपनी जगह पर नहीं रहती हैं, वो अपनी जगह से हिल जाती हैं। जैसे ही वो अपनी जगह से हिल जाती हैं तो इस वजह से धरती के ऊपर हलचल होती है। अगर वो समंदर में हो तो वो सुनामी भी आ जाती है और कहीं ना कहीं वॉल्केनिक इरप्शन भी उसी की वजह से होती है। ठीक है, देन आ जाता है हाइड्रोलॉजिकल। हाइड्रो का मतलब पानी से रिलेटेड है, जैसे फ्लड हो गया, लैंडस्लाइड्स हो गया। ठीक है, पानी की वजह से जो आ जाती है, पानी की वजह से। देन आ जाता है मेट्रोलॉजिकल, जो मौसम की वजह से है। ठीक है, जैसे ड्रॉट हुआ, टॉर्नेडो हुआ, हरिकेन्स आ गए। उसके बाद बायोलॉजिकल, ये तो आप लोगों ने देखी है, जो जिंदगी पे, जैसे समझ रहे हो ना, एपिडेमिक और पेंडेमिक। एपिडेमिक का मतलब क्या हुआ कि एक बीमारी एक पर्टिकुलर एरिया में, और पेंडेमिक है जब वही बीमारी, जैसे अभी कोरोना को क्या बोला जाता है, कोरोना पेंडेमिक बोलते हैं ना। पैन का मतलब जैसे बोलते हैं ना पैन इंडिया, मतलब पैन इंडिया मतलब पूरे भारत में, पैन वर्ल्ड का मतलब पूरे वर्ल्ड में। अब जो कोरोना था वो तो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था ना, इस वजह से उसको पेंडेमिक बोला जाता है। और कई बार किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर एपिडेमिक भी आ जाती है, कुछ ऐसी जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आती है। अगर आप देखते हो तो 1928-30 के अंदर ना पूरे वर्ल्ड में ना प्लेग की जो बीमारी है वो फैल गई थी, बहुत ज्यादा प्लेग की बीमारी है वो फैली हुई थी किसी टाइम 1920-30 के आसपास, और उससे बहुत सारे जो लोग हैं वो मर गए थे। देखो पुराने टाइम पे पॉपुलेशन कम होती थी, उसका रीजन ये नहीं था कि उस टाइम पे लोगों के बच्चे कम होते थे, नहीं भैया, आज के जमाने, आज के कंपैरिजन पुराने समय में लोगों के बहुत ज्यादा बच्चे होते थे, 8-8, 10-10, 12-12 बच्चे होते थे। अगर राजाओं की बात करें तो उनके तो 17-17, 20-20 बच्चे होते थे। लेकिन अब बोलोगे सर इतने बच्चे होते थे फिर भी पॉपुलेशन कम क्यों थी? पॉपुलेशन इस वजह से कम थी कि उन 17, 18, 15 बच्चों में से ना जो बचने वाले होते थे वो 1-2 ही होते थे। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई बीमारी ऐसी नेचुरल, मतलब बीमारियां तो पहले भी थी लेकिन पहले ट्रीटमेंट नहीं था। किसी को कोई बीमारी हो गई तब तो थोड़ा सा बुखार हो जाता था, जब बुखार की दवाई नहीं ली तो लोगों की डेथ हो जाती थी। इस वजह से तो ये रीजन है कि उस टाइम पर चाहे लोगों की जो फैमिली प्लानिंग थी वो बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन इस वजह से नहीं बढ़ पाई क्योंकि लोग जितने, मतलब जिस स्पीड से बढ़ती थी ना पॉपुलेशन, उससे कहीं ज्यादा स्पीड से पॉपुलेशन कम होती थी। और उस टाइम पे अगर आज से आप 500-600 साल, 700 साल पहले देखो, गेंगिस खान जैसे लोगों को देखो, तो भाई आप आधी पॉपुलेशन यूरोप की खत्म कर दी थी उसने, 50 लाख लोग मार दिए थे उस टाइम पे। समझ रहे हो ना? तो ये पुराने समय और नए समय में कुछ फर्क है। जाना जाता है क्लाइमेटोलॉजी, एक्सट्रीम टेम्परेचर और वाइल्ड फायर, ये जो आपका क्लाइमेट की वजह से हुआ है। अब इनको किस तरीके से डील किया जा सकता है? सबसे पहला तो आता है रिस्क असेसमेंट एंड मैपिंग। अब मैं आपको इसका सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, कौन सा? जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा उड़ीसा में इम्फान आया था, उड़ीसा में था, वेस्ट बंगाल में। तो अब हमारे पास ऐसी कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं क्या, जिसकी वजह से हम कुछ चीजों को प्रेडिक्ट कर पाते हैं। जैसे हमें पता है कि भैया अभी जैसे बारिश नहीं है, आपको क्या लगता है सर बारिश बहुत लेट है, तो आपको क्या लगता है बारिश कितनी होगी? हद से ज्यादा बारिश होगी। लिख के दे रहा हूं आपको, इस बार जो बारिश होने वाली है वो एक्सट्रीम होने वाली है। एक्सट्रीम ठंडी पड़ी है, एक्सट्रीम गर्मी पड़ी है और एक्सट्रीम ही बारिश होने वाली है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का असर देखने को मिल रहा है। सो दैट इज द रीजन कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर हजार्ड आ जाता है, और वहां पर पोटेंशियल इंपैक्ट और वल्नरेबिलिटी ऑफ रीजन की बात करते हैं। जैसे बाढ़ है, अब देखा जाए तो बाढ़ आती है तो हर जगह पे नहीं आती है बाढ़ में कुछ स्पेसिफिक एरिया, जैसे यूपी बिहार में लगभग हर साल बाढ़ आती है। अगर आपने देखा होगा यूपी बिहार के अंदर लगभग उड़ीसा के अंदर लगभग हर साल है वो कुछ पर्टिकुलर एरियाज में क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। तो इस तरीके के एरियाज को आइडेंटिफाई करना। इवन के पंजाब में भी बाढ़ आती है, अगर आप जहां पर सतलुज या फिर आप रोपड़ साइड की बात करते हो, ठीक है, भाखड़ा साइड है, तो वहां पर भी बाढ़ आती है। तो ऐसा करके कि भैया कहां कहां पर ऐसे एरियाज हैं, उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज बनाई। अर्ली वार्निंग सिस्टम। अब देखो ये जो आप बता रहे थे कि ये जो अभी आने होते हैं, ठीक है, समंदर में, तो लोगों को बताया जा रहा है। अभी इम्फान की बात कर रहा हूं मैं, इम्फान के बारे में बता रहा हूं। इम्फान के टाइम पर जो कोस्टल एरिया में से 2.5 लाख लोगों को, समझ रहे हो, 2.5 लाख लोगों को उनकी जगह से क्या कर दिया गया था, शिफ्ट कर दिया गया था। सो इंप्लीमेंट करने ऐसी टेक्नोलॉजी से अर्ली डिटेक्शन हो सके, एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन नेटवर्क टू डिसेमिनेशन वार्निंग। ठीक है, अभी ये वेदर फोरकास्ट वाले करते हैं ना कि भैया अभी नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा आपके फोन पे भी मैसेज आता है कि आज हीट वेव चलेगी, घर से बाहर मत निकलिए। वो क्यों? वो इसी वजह से है कि उन सब चीजों से बचाव किया जा सके, उन सब चीजों से बचा जा सके। राइट, देन आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग कोड्स। Enforce strict building codes to withstand natural disaster or retrofit existing structure to improve resilience। अब इसमें ये भी होता है, जैसे आप स्कूल में थे, मुझे नहीं पता आप लोगों को ये चीज सिखाई गई है या नहीं, हमें तो नहीं सिखाई गई। आप बोलोगे कि सर आप बोलोगे आपको सिखाई गई, हमें भी नहीं सिखाई गई। आजकल के स्कूलों में बच्चों को नेचुरल डिजास्टर से बचने के तरीके बताए जाते हैं कि अगर भूकंप आ जाए तो आप कैसे टेबल के नीचे छिप सकते हो, आपको किस तरीके से खुली जगह में जाना चाहिए। हमें किसी ने सिखाया था? हमें तो किसी ने नहीं सिखाया, हमें तो किसी ने नहीं इस चीज के बारे में सिखाया। लेकिन आज के समय में सिखाया जाता है। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो अलग अलग तरीके के क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं कि भैया जो बिल्डिंग्स होनी चाहिए वो इस तरीके की होनी चाहिए। अगर इस तरीके की बिल्डिंग्स होंगी तो उसमें नुकसान कम होगा। समझ रहे हो ना? तो ये चीज जाना जाता है लैंड यूज प्लानिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड यूज प्लानिंग? अवॉइड कंस्ट्रक्शन ऑन हाई रिस्क एरिया। भी एक रिस्क एरिया है, जैसे अभी आप 5th उत्तराखंड के एग्जांपल पे आते हैं, जब हमें पता है कि यहां पर अगर आप कुछ ऐसा करते हो तो पूरे एरिया में नुकसान हो सकता है, और वही हुआ। इस वजह से इंप्लीमेंट जोनिंग लॉ टू मिनिमाइज एक्सपोजर टू हैजार्ड। जाना जाता है कम्युनिटी प्रिपेयरनेस। लोगों को तैयार करना, जैसे मैं भी आपको बता रहा था, कंडक्ट पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स एंड एजुकेशन प्रोग्राम। अगर लोगों को अवेयर किया जाएगा, लोगों को इसके बारे में बताया गया था कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो लोग सीखेंगे। मतलब इसकी ड्रिलिंग होती है आज तो, मतलब कंपलसरी कर दी गई। आई थिंक अभी हर स्कूल में छोटे से बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक कॉलेजेस में ये जो ड्रिल है वो कंपलसरी कर दी गई है, जहां तक मुझे पता है। पटी भी नहीं पता कि है या नहीं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है ज्यादातर स्कूलों में बच्चों को नेचुरल हजार्ड से डील करना सिखाया जाता है। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों, प्राइवेट का नहीं पता मुझे, लेकिन ऐसा सिखाया जाता है।
प्लेन कम्युनिटीज इन इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड इवैक्यूएशन प्रोसीजर। इवैक्यूएशन जैसे आप प्लेन में बैठते हो, है ना, प्लेन में बैठते हो, देखो अगर बैठे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत जल्दी बैठोगे। जिंदगी में और कुछ करना ना करना, लेकिन एक बार प्लेन का एक्सपीरियंस जरूर करना, और अगर बहुत मेहनत करोगे तो अपने मम्मी पापा को भी करवाना। जब आप प्लेन में बैठते हो ना, तो उसके अंदर ना एक इमरजेंसी गेट होते हैं दो, जो बिल्कुल सेंटर में होते हैं, 12-13 नंबर पे होते हैं। तो जो 12-13 नंबर पे बंदा बैठा होता है ना, उसको यार उसके आके पहले सीधा पूछती है कि अगर इमरजेंसी हुई तो आप ये गेट खोल दोगे ना। वहां अगर कोई बुजुर्ग बैठा हो तो बोलो भाई मैं नहीं खोलूंगा, मुझसे नहीं खोलेगा, तो उसको हटा के कोई दूसरे बंदे को, मतलब क्योंकि उस टाइम पे उस बंदे की जिम्मेदारी आ जाती है। तो वो बताते हैं कि अगर पायलट से ये इंस्ट्रक्शन आएगी इवैक्यूएट 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 3 बार अगर बोला जाएगा तभी इसको खोलना है, अदरवाइज आप इसको नहीं खोलेंगे। बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे जहां पर चलते जहाज में लोग हंसी मजाक में ये गेट खोल देते हैं। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा कि चलते जहाज का उन्होंने प्लेन है वो खोल दिया, है ना। तो ये सब चीजें भी सिखाई जाती हैं, ये सब चीजें भी बताई जाती है। जाना जाता है इन्वायरमेंट को मैनेज करना, क्या करना, नेचुरल जो वेटलैंड है और मैंग्रोव्स है इनको क्या करना, मैंग्रोव्स को सेव करना, इंप्लीमेंट सस्टेनेबल लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात करना। डिजास्टर रिस्पांस प्लानिंग की अगर डिजास्टर आता है तो उसको किस तरीके से सही तरीके से रिस्पांस किया जाएगा, लोकल रीजनल और नेशनल एजेंसीज को उसके लिए इफेक्टिव रिस्पांस के लिए तैयार किया। इंश्योरेंस है, फाइनेंशियल भाई जितना नुकसान हुआ इंश्योरेंस स्कीम्स को कवर करना है। जैसे भी आपको पता है, आप अपनी बिल्डिंग्स का, अपने घर का, अपना खुद का, अपना मेडिकल, कितने तरीके के इंश्योरेंस है, और डिजास्टर फंड्स हैं, फाइनेंशियल रिजर्व्स, और बहुत सारे डिजास्टर फंड्स और फाइनेंशियल रिजर्व होते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा जैसे कभी कहीं पे बाढ़ आ जाती है, भूकंप की वजह से बहुत सारा नुकसान हो जाता है, तो सरकार के द्वारा उन लोगों को ग्रांट्स प्रोवाइड की जाती है, पैसा प्रोवाइड किया जाता है। उससे क्या होता है, उससे भाई वो मतलब उस एरिया को दोबारा उसी सिचुएशन में लेके आने के लिए किया जाता है। रिसर्च और इनोवेशन, रिसर्च में डील करना चाहिए ताकि मतलब आज से 100 साल पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब आपको क्या लगता है, हमें लगता है कि हम तो अपने भाई एकदम से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में रहते हैं ना, हमें ये लगता है कि हमारे टाइम पर तो टेक्नोलॉजी बड़ी लेटेस्ट है। आपको पता है कि आज के 100 साल बाद कैसी टेक्नोलॉजी होगी? नहीं, आज से 5 साल के बाद जो टेक्नोलॉजी आएगी, जब वो मार्केट में आएगी ना, तो हम बोलेंगे यार हम कौन से टाइम में रह रहे थे, क्या बेकार जिंदगी जी रहे थे, हम आईफोन यूज कर रहे थे। अब सोचो आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद पता नहीं क्या होने वाला है। किसी ने 15 साल पहले सोचा था कि हम अपने घर में अपने कुर्सी पे बैठ के, अपने रूम में बैठ के, नाइट सूट में बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे अपने करियर के लिए? नहीं सोचा था ना। यही रीजन है कि हमें कुछ नहीं पता कि आने वाले समय में क्या होगा। तो जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे, जितनी नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, जिससे डिजास्टर के रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है। देना जाता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल बॉडीज के साथ ये जो नॉलेज को शेयर किया जा रहा है। जैसे इंटरनेशनल कितनी सारी कन्वेंशन होती हैं, कितनी सारी इंटरनेशनल लेवल पे क्या होती हैं, कन्वेंशन होती हैं, पार्टिसिपेट इन जैसे सेंडाई फ्रेमवर्क होता है डिजास्टर एंड रिस्क रिडक्शन। अब इस पर मैं स्टार लगा रहा हूं, इसको ना सर्च करिएगा, इसको कौन सा, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर द डिजास्टर एंड रिस्क रिडक्शन, डिजास्टर एंड रिस्क रिडक्शन इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। इस वजह से जाना जाता है। जैसे इसमें कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, जैसे अर्थक्वेक है, सीमिक रेट्रोफिटिंग ऑफ बिल्डिंग, डेवलपमेंट ऑफ अर्थक्वेक रेसिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो जो नेचुरल डिजास्टर आएगा आप उसको रोक तो नहीं सकते, ना, लेकिन उसके साथ डील कर सकते हो। वही है कि आपकी जिंदगी में जो हो रहा है उसको तुम बदल तो नहीं सकते, लेकिन उसके हिसाब से अपने आप को ढाल सकते हो। तो यही है कि जो सीस्मिक रेट्रोफिटिंग ऑफ बिल्डिंग है, मतलब बिल्डिंग्स को इस तरीके से बनाया जाएगा कि नीचे जिस तरीके की मर्जी हलचल हो उस बिल्डिंग पे कोई असर नहीं होगा, देन फ्लड, लेवीज एंड फ्लड वॉल्स, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम। अभी इसके एग्जांपल तो आप लोगों ने देखा होगा जो दुबई में हुआ। दुबई में फ्लड क्यों आए हैं, मैंने उसका रीजन बताया, और जिस दिन फ्लड आए हैं किस तरीके से $80 बिलियन की जो पैसा दिया गया दुबई के अंदर जो सीवेज का सिस्टम है उसको सही करने के लिए, क्योंकि आधे से ज्यादा दुबई के अंदर, क्योंकि वहां पर बारिश बहुत कम होती है, सीवेज का सिस्टम ही नहीं है, जिसकी वजह से इस बार इतना ज्यादा वहां पर नुकसान हुआ है। तो उसके लिए तो जितना सही जो सीवेज का या ड्रेनेज का सिस्टम होगा उतनी जल्दी पानी निकल भी जाएगा। जाना जाता है हरिकेन स्ट्रेंथनिंग ऑफ कोस्टल डिफेंस, ठीक है, जो वो समंदर के पास जो हमारे डिफेंस सिस्टम है या उनके साथ डील करने वाली टेक्निक्स हैं। डेवलपमेंट ऑफ हरिकेन शेल्टर, वाइल्ड फायर, क्रिएशन ऑफ फायर ब्रेक्स एंड कंट्रोल्ड बर्न्स टू रिड्यूस फ्यूल लोड्स। क्योंकि इसमें तो देखा अभी बहुत सारे जंगलों में आग लग जाती है, जैसे अमेज़न में देखा होगा आप लोगों ने, मैंने आपको बताया था अमेज़न के जंगलों के बारे में। अमेज़न के जंगल इतने बड़े हैं, उसमें इतने सारे तरीके की प्रजातियां, मैंने आपको बताया था कि वो एक फोटो आई थी जिसके अंदर एक पर्टिकुलर प्रजाति के लोग हैं, वहां पर 100 लोग, जिनको पता ही नहीं कि दुनिया में कुछ है ना। जैसे आज से 2000 साल पहले, 3000 साल पहले हमारे पूर्वज रहते थे जिनको ना कपड़ों का ना खाने का कुछ नहीं पता था। अभी भी अफ्रीका के जंगल में, अमेज़न के जंगलों में ऐसी प्रजातियां रहती हैं जिनका बाहर की दुनिया के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। अभी मैंने पढ़ा था, आई थिंक 1984 में 2004 में एक ऐसा ही बंदा, वो एक रिपोर्टर था और वो ट्राइबल एरिया में, अफ्रीका के ट्राइबल लोगों के कांटेक्ट में आया और वहां से कभी वापस ही नहीं आया। या तो उसको मार दिया होगा या पका के खा गए होंगे, लेकिन वो 2004 में ऐसा खोया, उससे वापस ही नहीं आया। क्योंकि उन लोगों के लिए हम लोग एक तरीके से अलग तरीके के डीलिंग होती है, समझ लो ना, वो अपने ग्रुप में रहना पसंद करते हैं इस वजह से। अब हमारे पास किस किस तरीके के नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं। सबसे पहले जैसे अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक किसकी वजह से होता है, जो जमीन है वो टेक्टोनिक, जो हमारी स्लाइड से बनी हुई है उसके अंदर जो मूवमेंट होती है, ठीक है, ऊपर नीचे होती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है, वर्टिकल तरीके से हो सकती है, अलग अलग तरीके की मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक है वो आ जाता है, राइट। देन आ जाता है वोल्केनिक इरप्शन। अब ये भी उसी तरीके से होता है। अभी तो वैसे बहुत सारे कम है जो वोल्केनिक इरप्शन होती है। लावा एश गैसेस फ्रॉम द वोल्केनो, अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों ने ऐसे एक पत्थर फेंका था और वहां पे वोल्केनिक इरप्शन हो गया था। ये ज्यादातर ना सोए रहते हैं,
सोए रहने का मतलब कि ये ज्यादातर पैसिव रहते हैं, एक्टिव है वो बहुत कम होते हैं, इस वजह से। देन आ जाता है सुनामी। सुनामी क्या होता है? लार्ज सी वेव्स ट्रिगर्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन। अब सुनामियां वो दो तरीके से हो सकती है, या तो जो भूकंप जो धरती पे आना था वो धरती पे नहीं आया, वो समंदर में आ गया। दूसरा, कोई वोल्केनिक इरप्शन हुई आसपास में तो उसकी वजह से जमीन हिली, कोई समंदर था आसपास में, कोई महासागर था आसपास में, तो उसमें बड़ी बड़ी जो ये जो वेव्स होती हैं वो उठने लगती है। लैंडस्लाइड, रैपिड मूवमेंट ऑफ रॉक एंड सॉइल डाउन अ स्लोप, ठीक है, तो ये जो भूस्खलन जिसको आप बोल देते हो। उसके बाद अगर हाइड्रो की बात करें तो फ्लड है, ओवरफ्लो वाटर ऑन टू नॉर्मली ड्राई लैंड, ये बादल फट जाना या बारिश बहुत ज्यादा हो जानी, उसकी वजह से फ्लड आ जाते हैं। दूसरा, फ्लैश फ्लड। अभी फ्लैश फ्लड ये मैंने आपको बताया था उत्तराखंड के अंदर, फ्लडिंग ड्यू टू हैवी रेन, जिसके अंदर बहुत सारा वो अपने साथ मलबा इकट्ठा करते रहते हैं, जिसमें फिर गाड़ियां क्या सब भागे ले जाते हैं, सब भागे ले जाते हैं। जाना जाता है लैंडस्लाइड सिमिलर टू जियोफिजिकल बट ऑफन ट्रिगर्ड बाय हैवी रेनफॉल, ये तो पहाड़ों में ज्यादा देखने को मिलता है। और एवलांचेस, रैपिड डिसेंट ऑफ स्नो एंड आइस डाउन अ माउंटेन, पहाड़ी से जो बहुत एवलांचेस आ जाते हैं ना, आपने देखा होगा वो बड़े बड़े बर्फ के जो ढेर ऐसे गिर रहे होते हैं, वो आप लोगों ने किसी न किसी, अगर रियल में नहीं देखा है यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएंगी, लेकिन आपने मूवीज वगैरह में बहुत सारे ये देखे होंगे, मूवीज में आप लोगों ने बहुत सारे इसको देखे। ठीक है जी। जाना जाता है मेट्रोलॉजिकल, जिसके अंदर हरिकेन, टाइफून और साइक्लोन इनको बोलते हैं। लार्ज पावरफुल स्टॉर्म सिस्टम विद अ हाई विंड एंड हैवी रेन, जिसके अंदर समझ बाहर प्रेशर ज्यादा, अंदर कम, ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। टॉर्नेडो भी इसी को बोल देते हैं, कॉलम फॉर एयर एक्सपेंडिंग फ्रॉम अ थंडरस्टॉर्म टू द ग्राउंड। और सिविल स्टॉर्म्स है तो ये इवेंट्स इंक्लूडिंग थंडरस्टॉर्म, हेल, ये इंटेंस जो वेदर कंडीशंस होती हैं जैसे ज्वार भाटा वगैरह, उसमें हो जाता है। एंड ब्लिज़र्ड्स क्या होते हैं? सिवियर स्नो स्टॉर्म्स विद स्ट्रॉन्ग विंड एंड लो विजिबिलिटी, ये जो बहुत बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है ना, बर्फ गिरती है मूवी, ये भी आप लोगों ने मतलब ये चीजें नॉर्मली आपने मूवीज वगैरह में देखी। देन आ जाता है क्लाइमेटोलॉजी डिजास्टर, ब्रॉड एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ डेफिशिएंट रेनफॉल, एक पर्टिकुलर एरिया को एक पर्टिकुलर रेनफॉल की जरूरत होती है पर ईयर, अगर उससे कम वहां पर रेनफॉल होती है तो ड्रॉट है वहां पर देखने को मिल जाता है। देन आ जाता है वाइल्ड फायर, अनकंट्रोलेबल फायर स्प्रेड थ्रू वेजिटेशन। अब ये इसका इंसानी रीजन भी हो सकता है और नेचुरल रीजन भी हो सकता है, कहीं पर बिजली गिर गई तो आग लग गई जंगल में, पर जंगल एग्जांपल भी ये दिया जाता है कि ये बात जंगल की आग की तरह फैली है, तो जंगल की आग जैसे फैलती है तो वो आपको पता ही है कितना फैलती है। देन आ जाता है एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ एबनॉर्मल हीट वेव और कोल्ड, ये तो अभी हीट वेव हमने देखी है और कोल्ड वेव हमने इन दोनों को एक्सपीरियंस किया है। इस बार कितनी ठंड बढ़ी है? हद से ज्यादा। और उसी तरीके से गर्मी कितनी पड़ रही है? वो भी हद से ज्यादा। किसी ने सोचा था कि भाई टेम्परेचर 50 को क्रॉस कर जाएगा, चूरू की शायद एक जगह का नाम चारू चूरू ऐसा कुछ जगह थी राजस्थान में या शायद गुजरात में, वहां पर तो टेम्परेचर 53 डिग्री तक पहुंच गया, 53 डिग्री तक, 53 डिग्री तक ये चीज। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजिकल, ये हमने अभी पढ़ लिया दोनों तरीके के। क्या क्या? एपिडेमिक, एपिडेमिक मतलब वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज अफेक्टिंग मेनी पीपल, एक पर्टिकुलर एरिया में आ जाता है। देन पेंडेमिक, ग्लोबल आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। देन आ जाता है इंसेक्ट प्लेग, कोई लार्ज स्केल इन्फेस्टेशन ऑफ इंसेक्ट कॉजिंग एग्रीकल्चर डैमेज, एग्रीकल्चर को, और एनिमल डिजीज आउटब्रेक, वाइड स्प्रेड, ये आप लोगों ने देखा होगा। ये मुर्गियों में ये जो एक बीमारी क्या बोलते हैं, बर्ड फ्लू बोलते थे उसको ना, शायद बर्ड फ्लू नाम की बीमारी थी ना वो, है ना, बर्ड फ्लू थी ना वो। तो इस तरीके की बीमारी हो जाती है। कुछ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल डिजास्टर होते हैं, ठीक है, ये वैसे कुछ पढ़ने का जैसा ऐसा है। अब इन्वायरमेंटल के इश्यूज का जो तो हमने पढ़ा, इसके बाद ना मैं आप लोगों के लिए एक कंटेंट लेके आया हूं, दिखाता हूं, ये देखो। अभी मैंने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियो दी हुई है, जिसके अंदर आप सारे के सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं उसको याद कर सकते हो। लेकिन अब ना सब हेडिंग भी पूछ लिए जाते हैं, तो मैं ना आपके लिए इस पीडीएफ के अंदर ना सबके सब हेडिंग भी लेके आया हूं। अब देखो, ये याद तो ऐसे रट्टाफिकेशन तो नहीं करना कि सब रट्टा मारने बैठ जाओ, लेकिन एटलीस्ट जहां पर स्टैटिक पोर्शन आ रहा है ना, जहां पर स्टैटिक पोर्शन आ रहा है उस स्टैटिक पोर्शन को जरूर से याद कर लेना है। जैसे देखो, अगर हाफ द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग लेस देन 1.25 अ डे, जैसे इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर थी, तो इसके अंदर कितना, इसमें $1.25 एटलीस्ट याद रहना चाहिए, $1.25 याद रहना चाहिए। और ये हो गया आप लोगों का। जैसे यूनिवर्सल एजुकेशन है तो इसके अंदर तो ऑल बॉयज और गर्ल्स, इसमें तो कुछ है नहीं। दूसरा, जेंडर इक्वालिटी के अंदर भी कुछ नहीं है। अंडर 5 मोर्टेलिटी, रिड्यूस द अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट बाय 2/3, 2/3। अब ये सवाल पूछा गया था एग्जाम में, 2/3 नहीं लिखा हुआ था, 66% लिखा हुआ था। अब ये वो टॉपिक है जिसमें आप थोड़ी सी मेहनत करते हो, मतलब इसमें ज्यादातर लोग करना नहीं पसंद करते क्योंकि सब चीजें रट्टाफिकेशन वाली होती हैं। लेकिन अगर आप इसको याद कर लेते हो ना, तो आपके पास दूसरों से ज्यादा एडवांटेज होता है। और आपको दिक्कत क्या होती है? आपको दिक्कत होती है सर कहां से पढ़े, मैं पीडीएफ दे रहा हूं आपको, आपकी दुविधा को यहां पर मैंने दूर कर दिया है। सारे सब हेडिंग भी इसके अंदर लिखे हुए हैं। जैसे ये देखो, रिड्यूस द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बाय 2/3, 3/4, अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और इसके अंदर तो 4-5 ही पॉइंट है, मतलब एक तो 1 2 3 4 7 ये तो याद रखनी है, ये तो यूट्यूब पे वीडियो दी हुई है, उधर से जाके देख लो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और ये जैसे 3/4, 3/4 है। और इसके बाद ये इसके अंदर तो कुछ खास नहीं है। उसके बाद इवन के मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स भी सारे लेके आया। जैसे इसका पहला गोल है नो पॉवर्टी, रिड्यूस एटलीस्ट बाय हाफ द प्रोपोर्शन ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस लिविंग द पॉवर्टी। तो इसका हाफ मतलब 50% की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 50% की बात हो रही है, कि 50% को रिड्यूस करने की बात हो रही है। जीरो हंगर एंड द फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन, ये वाले जरूर से याद रखना। जैसे ये एजुकेशन वाला हो सकता है आपसे पूछा जाए, 4.1, 4.2,
ऑल गर्ल्स एंड कंप्लीट फ्री एंड इक्विटेबल प्राइमरी एजुकेशन की बात हो रही है, हैव एक्सेस टू क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट है। तो जो एग्जाम में हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड पॉइंट है, उसको जरूर से रट्टा मार लीजिएगा। जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोसिस्टम, इकोनॉमिक ग्रोथ, मैं सारे आप लोगों के लिए लेके आया सिर्फ इस वजह से ताकि आपको अपनी तरफ से मेहनत ना करनी पड़े। 5-10 बार पढ़ोगे तो बात बन जाएगी, और एकदम एग्जाम से जस्ट कुछ दिन पहले पढ़ोगे, जैसे क्लाइमेट एक्शन है, इसके जरूर से पढ़ो। ये सारे हैं इसके अंदर, 17 के 17 यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, हो जाएगा ना? अरे बोलो ना, हो जाएगा ना? क्लियर? चलो, उसके बाद एक और, मतलब इस यूनिट में से ना मैं अपनी टेक्निक के हिसाब से आपको नंबर दिलाना चाहता हूं, क्योंकि पढ़ के तो नहीं आएंगे, सब कुछ पढ़ लो, रट्टा मार लो, लेकिन नंबर नहीं आएंगे। इस वजह से थोड़ा सा थ्योरेटिकल, जो थोड़ा टैक्टिकल तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है। अब इसके बाद आता है जैसे नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। अब 99 नहीं 100% चांस है कि आपको रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट से एक सवाल आएगा ही आएगा, उसके करंट से एक टॉपिक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और वो मैंने आपको कल लिंक दिया है। जो बच्चे तो सीरियस हैं उन्होंने तो उस लिंक पे जाके सारा कुछ नोट डाउन कर लिया होगा। आपने क्या करना है, भारत, उसके अंदर भारत की भी डिटेल दी हुई है इंटरनेशनल लेवल पे, और दूसरा जो स्टेट वाइज भी उसके अंदर डिटेल है। 4-5 तो पॉइंट है यार, इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, 4-5 पॉइंट है, उसको बस याद करना है कि सोलर एनर्जी क्या है, विंड एनर्जी क्या है, उसके बस 4-5 पॉइंट है जिसको याद रखना है। अब सोलर एनर्जी का मतलब क्या हुआ, एनर्जी फ्रॉम द सन कन्वर्टेड इनटू थर्मल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सबसे पहले एडवांटेज क्या है, रिन्यूएबल और अबंडेंट है, खत्म नहीं होगा सूरज तो कभी। रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली के बिल कम होते हैं, और लो एनवायरमेंट इंपैक्ट, जो एनवायरमेंट का इंपैक्ट है वो कम होता है। यूजेज, सोलर पैनल लगाए जाते हैं, सोलर वाटर हीटर्स आते हैं, और सोलर पावर डिवाइसेज आते हैं, मतलब सोलर एनर्जी का कितना सारा इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ आता है विंड। विंड में तो टर्बाइंस लगाई जाती हैं, ये जो बड़े बड़े पंखे लगाए जाते हैं। एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ विंड थ्रू द टर्बाइंस। ये तो अभी तो इतनी गर्मी पड़ी है, वो एक विंड टर्बाइन तक को आग लग गई भारत के अंदर। इतनी भीषण गर्मी पड़ी कि वो विंड चलती चलती उसको वहां पर ऊपर ही आग लग गई, इतनी गर्मी पड़ी। अब इससे ज्यादा हम क्या बोलेंगे कि क्लाइमेट चेंज हुआ है या नहीं हुआ। एडवांटेज क्या है, ये भी रिन्यूएबल है, सस्टेनेबल है, लो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, और जो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन है वो इसमें क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। यूजेज क्या है, इसको भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज किया जाता है, और विंड मिल्स फॉर मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर के लिए इसको क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। देन आ जाता है सॉइल रिसोर्सेज, टॉप लेयर ऑफ अर्थ सरफेस दैट सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। धरती के ऊपर की सतह, धरती के ऊपर की सतह, समझ लो, जितना नीचे जाओगे धरती के, उतने जितनी लेयर्स नीचे चले जाओगे, उतना जो उसकी जो खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे वो होते हैं ना, जो फर्टिलिटी के लिए तत्व होते हैं, वो क्या होते हैं, वो कम होते जाते हैं, वो खत्म होते जाते हैं इस वजह से। सो टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस दैट सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, जो प्लांट्स की ग्रोथ को क्या करता है, सपोर्ट करता है। इंपॉर्टेंस क्या है, इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन। अगर जमीन की उपजाऊ शक्ति नहीं होगी तो जमीन पे किसी तरीके का कोई पेड़ पौधा है ये नहीं लगेगा। दूसरा, सपोर्ट प्लांट एंड एनिमल हैबिटेट, पशु पक्षी हर किसी के लिए ये जरूरी है, और प्ले अ रोल इन द वाटर फिल्ट्रेशन एंड स्टोरेज। एक कल परसों एक मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे ही, जिसके अंदर ना 2 अलग अलग सिचुएशन के बारे में बताया हुआ था। कैसे, एक साइड पे बताया हुआ था कि अगर पेड़ नहीं लगे हुए हैं तो फ्लड कितनी स्पीड से फैलता है, और दूसरी साइड पे दिखाया हुआ था कि हाउ द ट्रीज हेल्प टू स्टॉप द फ्लड। दूसरी एक साइड पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, उसमें उतना ही फ्लड, उतना ही पानी आया, लेकिन पेड़ों ने उसको क्या कर लिया, अपने अंदर ही ले लिया, और वो आगे तक पहुंच ही नहीं पाया, मतलब वहां पर फ्लड आया ही नहीं। लेकिन दूसरी जगह पर क्या था, बहुत सारी खाली जगह थी, और वहां पर फ्लड ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तो इसी वजह से जब छोटे थे तभी हमें सिखाया जाता था ना कि पेड़ हैं वो बाढ़ को रोकते हैं। तो वो प्रैक्टिकल तरीके से यूट्यूब पे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी कि किस तरीके से जो पेड़ होते हैं वो हेल्प करते हैं क्या करने के लिए, बाढ़ को रोकने। ओके, कैसे कंजर्व किया जा सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या हुआ कि आप एक जमीन पर हर साल या हर 6 महीने में एक ही फसल मत उगाइए, बार बार उसको चेंज करते रहिए। चेंज करते रहोगे तो फर्टिलिटी बनी रहेगी, सॉइल जो इरोजन को कंट्रोल करोगे, और ऑर्गेनिक फार्मिंग, जितना ज्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करोगे उतना जमीन की उपजाऊ शक्ति क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। देन आ जाता है हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब क्या होती है, पानी। हाइड्रो का मतलब क्या होगा, पानी, एनर्जी डिराइव फ्रॉम मूविंग वाटर। अब ये जो यही टर्बाइंस होती हैं, यही जो पंखे से होते हैं, जब वो पानी के अंदर लगा दिए जाते हैं तो पानी जिस स्पीड से आता है उस स्पीड से वो घूमते हैं, और वहां से क्या होती है, एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है। सो रिन्यूएबल है, रिलायबल है, लो ऑपरेशनल कॉस्ट है, प्रोवाइड अ स्टेडी पावर सप्लाई। अब इसकी एग्जांपल, अब बहुत सारे पावर प्लांट्स लगे हुए हैं भारत के अंदर, और इरिगेशन एंड वाटर सप्लाई सिस्टम। तो इस पानी को इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज किया जा सकता है, और इसी पानी को सिंचाई के लिए भी खेतों में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। देन आ जाता है जियोथर्मल, जो धरती के इंटीरियर के अंदर बहुत गर्मी है, आपको पता है, आप जमीन के जितना अंदर जाओगे उतनी गर्मी, उतना टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। तो उसी के बारे में लिखा हुआ है कि उस टेम्परेचर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है रिन्यूएबल और सस्टेनेबल एनर्जी के लिए। प्रोवाइड अ कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई एंड लो इमिशन एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट। तो इसका जो इमिशन होती है वो भी कम होती है, और एनवायरमेंट पे भी ऐसा जिसका कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होता। देन यूजेज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, हीटिंग और कूलिंग सिस्टम के लिए, और डायरेक्ट यूज एप्लीकेशन लाइक ग्रीन हाउस एंड स्पास। बायोमास, बायोमास तो आपको पता है, बायो
ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे प्लांट्स और एनिमल मैटर होता है, ठीक है, उससे भी एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। रिन्यूएबल है और गांव में मतलब ज्यादातर यूज की जाती है रूरल एरियाज में। रिन्यूएबल एंड वाइडली अवेलेबल, रिड्यूस वेस्ट एंड ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी भी निकाली जा सकती है, हीट और बायोफ्यूल्स, ठीक है। आज तो आपको पता है कि बायोफ्यूल्स है वो इस्तेमाल होते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बायोडीजल वगैरह ये। उसके बाद आता है, देखिए लिखा हुआ ना, एथेनॉल और बायोडीजल बायोमास पावर प्लांट्स होते हैं और हीटिंग एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है। और लास्ट में हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी, फ्रॉम न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन के दौरान जो एनर्जी आती है, हाई एनर्जी विद लो फ्यूल यूसेज एंड लो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन द ऑपरेशंस। सो दैट्स इट। इतना भी पढ़ लोगे दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। इस मोमेंट पे आके तो इससे ज्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैं देख पा रहा हूं कुछ बच्चों के कमेंट्स ऐसे हैं, सर ये भूल रहे हैं वो भूल रहे हैं। मैंने आपको कल भी इस चीज के बारे में बताया था, आज भी आप लोगों को इस चीज के बारे में बताना चाहूंगा कि एग्जाम से 4 दिन पहले अपनी 6 महीने की मेहनत मत खराब कर लेना। मैं फिर से वही बोल रहा हूं, अपने आप को रिलैक्स रखो। क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, मतलब एग्जाम ही तो है, तुम्हारी जिंदगी थोड़ी है। एग्जाम के चक्कर में कोई दिमागी बीमारी लगवा लोगे, कोई डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे, क्या करोगे उसमें बताओ। कोई दिमागी बीमारी लग जाएगी, समझ रहे हो ना, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, किसी को दौरा पड़ जाएगा, क्यों कर रहे हो ये सब, इससे होगा क्या। मुझे मतलब आप ना अपनी जिंदगी में जो भी कर रहे हो ना, उसमें हमेशा हमेशा अपनी हर एक्टिविटी, हर चीज, हर थॉट से ये देखा करो कि उसका आउटपुट क्या निकल रहा है। अगर किसी चीज का आउटपुट पॉजिटिव है तो वो करो अपनी जिंदगी में, और अगर किसी चीज का आउटपुट नेगेटिव है तो मत करो। बहुत सिंपल सा रूल है यार। अब बहुत सारे बच्चे हैं, सर मेरा ये वीक है, सर ये वीक है। तो तुम्हारी दिक्कत पता क्या है, तुम्हारा रोना ही वीक यूनिट्स का है। तुम्हारे मुंह से मैंने कभी ये नहीं सुना कि सर मेरी 9 यूनिट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमेशा पता क्या बोलते हैं, सर मुझसे डीआई नहीं बनता, सर मुझसे आरसी नहीं बनता। 45 सवाल बना लोगे बाकी के 45 बना लोगे क्या? कब तक छोटी छोटी चीजों को लेके रोते रहोगे? तुम लोगों को 6 महीने में एक सिंपल बात समझ नहीं आई कि इस एग्जाम में तुम्हें 100 में से 100 नंबर नहीं लेने हैं। तुम्हारे एग्जाम में चीजें नहीं आएंगी, तुम्हारे बहुत सारे सवाल गलत होंगे, ये बात फैक्ट है। इस वजह से जस्ट रिलैक्स, चिल करो, अपने दिमाग को शांत रखो, अपने दिमाग को ठंडा रखने की कोशिश करो। जो नहीं आता क्या कर लोगे 3 दिन के अंदर, क्या ही कर लोगे सोचो। ये एग्जाम, हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर चीज आने की जरूरत नहीं है, कोई भी इतना एक्सपर्ट नहीं है। तुम्हें एक पर्टिकुलर टारगेट तक पहुंचना है, तुम्हें 300 में से 200 210 नंबर तक पहुंचना है, और अगर कट ऑफ उससे भी कम हुई तो दिक्कत। तो तुम्हारे पास 50 क्वेश्चन का स्कोप है। मतलब अगर तुमने 67% सिलेबस भी पढ़ा है तब भी तुम्हारा एग्जाम क्लियर होता है, क्योंकि 33% 35% का मार्जिन हम लेके चल रहे हैं, और इतना मार्जिन नॉर्मली हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये जो तुम्हारी परफेक्शन है ना, इसने तुम्हारा बेड़ा गर्क कर रखा है। सब कुछ आना चाहिए, ये एक ऐसी मिथ है ना जिसने सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे साथ न जाने कितने बच्चों का दिमाग खराब कर रखा है। वो तुम ही लोग होते हो जो सारा पढ़ने के चक्कर में रह जाते हो, और कोई दूसरा होता है 70% सिलेबस अच्छे से पढ़ के एग्जाम क्लियर कर जाता है। ये बात मुझे बोलते बोलते मैं थक चुका हूं, लेकिन तुम लोगों को ये बात समझ में आ नहीं रही। ठीक है, तो मैं तो यही बोल सकता हूं कि मैं और कितना बोलूं। तुम लोगों का साथ लगा हुआ हूं, कुछ लोग पहले से हैं, कुछ बीच में आए, कुछ 1 महीने पहले। मैं अपनी तरफ से अपना सब कुछ कर रहा हूं, आप अपनी तरफ से करो। बात छोड़ दो ना ऊपर वाले के हाथ में बाकी। तुम्हें पता है तुमने मेहनत पढ़ी, तुमने मेहनत करी, तुमने एफर्ट किया, तो क्यों इतना लोड रहे हो। जस्ट ट्रस्ट द गॉड, भगवान पे भरोसा रखो बस। हमने बहुत मेहनत की है और उस मेहनत का रिवॉर्ड जरूर मिलेगा, लेकिन उस सारी मेहनत को ऐसे दिमाग को, मैंने आपको पहले भी बताया, तुम अपने दिमाग को अपने आप पे हावी मत होने दो। तुम अपने दिमाग को अपने पे आप पे हावी मत होने दो। मेरा भी ऐसा ही था, 10-15% में से तो सिलेबस भी नहीं हुआ था, लेकिन मेरे को एक बात एकदम से क्लियर थी जब मैं पेपर देने गया था। मुझे एक बात एकदम से क्लियर थी कि जो मुझे नहीं आता वो चाहे गलत हो जाए, लेकिन जो मुझे आता है ना उसमें मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा। उस क्वेश्चन को मैं बना के ही छोड़ूंगा, और वही किया मैंने। जो नहीं आता था उस पर तुक्के मारे होंगे, 2-4-5 सवाल सही होंगे, लेकिन जो मैं पढ़ के गया था ना उस पर मैंने इतने से अच्छे से मेहनत की थी, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ा था। देखो अब सोचो, एक बात मेरे को सोचो कि जैसे अगर आप ऐसे किसी रेस का हिस्सा हो, ठीक है, ऐसे एक रेस है, ये इतना बड़ा ट्रैक है, ठीक है, ये इतना बड़ा एक ट्रैक है, ये इतना बड़ा ट्रैक है। तुम इस पॉइंट तक भागते हुए आ चुके हो, तुम इस पॉइंट पे तक भागते हुए आ चुके हो, और यहां पे आके तुम गिर गए, तो तुम्हारी इतनी मेहनत तो वेस्ट ही हो गई ना। क्या फायदा उस मेहनत का, क्या फायदा उस मेहनत का।